करिए। जी, आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग सब अपने को म्यूट कर लें ताकि हम अपने प्रोग्राम को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें। आज के इस वेबिनार में आप सभी महानुभावों का स्वागत अभिनंदन है। आप सभी देश विदेश से, भारत के कई शहरों से जुड़े हैं। ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। आप पर्यावरण के प्रति बहुत ही सजग हैं, इसी कारण आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज हमारे बीच हमारे अग्रज, हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रहलाद पटेल सर भी हैं, जिनकी प्रेरणा से हम लोग आपस में मिलते हैं और ऐसे प्रोग्राम समय समय पर करते रहते हैं। जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस की नींव 1972 में जब रखी गई थी, जब देश में पूरे विश्व में अर्बनाइजेशन हो रहा था, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, जिसके कारण प्रकृति का बहुत ज्यादा दोहन हो रहा था। इस दोहन के कारण बहुत तरह के एबनॉर्मलिटी नेचर में आ रही थी, जिसके कारण बहुत सी बीमारियां और बहुत से जीव जंतु विलुप्त हो रहे थे। इन सब बातों का संज्ञान लेते हुए यूनाइटेड नेशन ने 1972 में स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें 119 देशों में ने भाग लिया, जिसमें हमारे भारत की उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने इसमें शिरकत की थी। वहां डिसाइड किया गया कि प्रत्येक वर्ष जून 5 को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाएंगे, जिसके तहत हम लोगों को अवेयर करेंगे नेचर के प्रति, हाउ टू सस्टेन, हाउ टू रिटेन आवर नेचर फॉर आवर फ्यूचर, फॉर आवर कमिंग जनरेशन। इसके लिए हर साल क्या थीम रहेगी ये भी निर्धारित किया गया। तो 1974 में पहली बार अमेरिका ने इस कॉन्फ्रेंस को या पर्यावरण दिवस को होस्ट किया, और उसने जो थीम दिया था वन अर्थ, ओनली वन अर्थ, उस पहली थीम थी। 1974 में जब अमेरिका ने होस्ट किया, इसी तरह हर कंट्री हर बार सारे लोग होस्ट करते हैं। हमारे भारत ने भी इसे 2 बार होस्ट किया है। पहली बार 1911 में किया था, दूसरी बार 1918 में किया। 1911 में और जब इसको होस्ट किया, उस समय थीम थी फॉरेस्ट नेचर फॉर यू, एंड 1918 में बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम थी। पिछले वर्ष 2021 में कोलंबिया एंड ये कोलंबिया एंड अपने जर्मनी ने, 2 लोगों ने, कंट्री ने मिलकर किया था। और इस बार जो होस्ट कर रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है इस पर्यावरण दिवस को, जिसकी थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, पारिस्थिति का पुनरुत्थान। अब पाकिस्तान को इसका होस्टिंग के लिए क्यों मिला? क्योंकि पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि 1 बिलियन ट्री हम विद इन 5 ईयर लगाएंगे। तो यूनाइटेड नेशन ने इस बार इकोसिस्टम रिस्टोरेशन को पूरा एक डिकेड के लिए निर्धारित कर लिया है। तो हम इन सब बातों को आज हमारे बीच जो एक्सपर्ट हैं चर्चा करेंगे, उनके साथ वो हमें बताएंगे हाउ टू सस्टेन, हाउ टू रिटर्न इन आवर ओरिजिनल नेचर लाइक बिफोर, जिससे हमारे बीच जो असमानताएं हो, एबनॉर्मलिटीज आज पैदा हो रही हैं। जैसे वही 1 महीने पहले हमने देखा कि एक ऑक्सीजन की कमी देखी गई, ऐसे पानी की कमी, जैसे 3 सब बातों में हम चर्चा करेंगे। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हमारे बीच हमारे अग्रज आदरणीय प्रहलाद सर हैं, जिनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें आशीर्वाद स्वरूप 2 वर्ड कहें। मैं आदरणीय प्रहलाद सर, जो अब इनका सर परिचय देना तो मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसा है, सभी लोग जानते हैं और हम लोग तो भली भांति परिचित हैं। लगातार 4 डिकेड से सर के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। और कुछ तो सर से मैं आप सबकी ओर से अनुरोध करूंगा कि सर आशीर्वाद स्वरूप हम
अनुजों को कुछ दो बात शब्द कहें तो आदरणीय प्रहलाद सर। विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और एक निवेदन कि वृक्षारोपण तो हम करें या कोई और करे, उसको संरक्षित करने का काम हमारी आने वाली पीढ़ी कर सके, जहां तक शरीर चले तो हम भी कर सके, ऐसा संकल्प ले। हमारे मित्र जिन पर हम सबको गर्व है, डॉक्टर हेमदत्त शुक्ला जी, इनकी हम सब बात सुनेंगे। यतीश जैन जी, तुलसी नंदा जी हैदराबाद से, नितिन शर्मा जी, संजय ऑस्ट्रेलिया से हैं, पिछले उसमें भी थे, संजीव शर्मा, ज्योति जैन जी, और भी बहुत सारे सीनियर्स जूनियर्स मुझे दिख रहे हैं। मैं सबका हृदय से इस वेबिनार में स्वागत करता हूं, क्योंकि ये अपनी सबकी एक इनफॉर्मल चर्चा है। मुझे लगता है कि मैं पहला निवेदन करूंगा, हम सब अधिकांश 50 पार हो गए, जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं वो 60 पार हो गए। ये 10 साल का जो गैप है, मैं होटल की सीनियरिटी जूनियरिटी को लेकर रखा था। फिर हम पलटकर देखें कि वास्तव में हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है क्या। और इसलिए मुझे ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि छात्रावास में रहने से लेकर अपने जीवन की जो भौतिक सफलताएं हैं वो हम सबके साथ हैं। लेकिन जो मैं कहानी कहूंगा वो शायद हमारे मन को कचोटेगी और कई बार हमारी भावनाएं दोनों तरफ से जोर भी मारती है, लेकिन हम शायद इस बात को पूरा नहीं कर पाते। मैं हमेशा कहता हूं कि पर्यावरण दिवस जिसका इतिहास हमारे उपदेश बता रहे थे, मैं ऐसी बातों से बहुत सहमत होता नहीं, क्योंकि मैं ये मानता हूं, मेरे आराध्य परम पूज्य श्रीवासी जी ने एक बार मुझसे प्रश्न किया, जीव परिवर्तन का आकाश सिद्धांत क्या है, मूल सुधार या भूल सुधार। मैं चुप रहा, जवाब नहीं दे पाया। और बाद में मैं ठाका मार के कहा कि अच्छा रहा कि तुम्हारा मौन ने तुमको गलत उत्तर देने से बचा लिया। वास्तव में युग परिवर्तन का आकाश सिद्धांत है मूल सुधार और भूल सुधार। ये जो बातें चल रही है पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस की, ये भूल सुधार है, ये भूल सुधार नहीं है। मूल सुधार वो है कि जब हमारे पूर्वज हमसे कहते थे, चाहे वो मनीषी हो, चाहे संत हो, चाहे ऋषि हो, और चाहे हमारे बुजुर्ग हो, ये पंचतत्व का शरीर है, कोई एक कम होगा तो निश्चित रूप से चुनौतियां आनी है, बीमारियां आनी है, कमजोरियां आनी है, संकट आएंगे। दूसरी बात वो कहते थे और उसका सबका मजाक उड़ा, क्षमा करना, सारे लोग ये मानते थे कि हमारी पुरानी और प्राचीन बातें कालग्राही हो गई। हमारा जो उपेक्षा का भाव था उसने हमको इस हाल तक पहुंचा दिया। हम भाषण बहुत करते हैं, बातें बहुत करते हैं, करते कितना है ये हमें तय करना पड़ेगा। इसका मूल्यांकन कोई और नहीं करना भी नहीं चाहिए। और इसलिए मैं हमेशा से बात कहता हूँ, मुझे लगता है बाकी लोग माइक बंद कर ले तो अच्छा रहेगा। राकेश मिश्रा का, राकेश का, इनका सबका खुला हुआ है, बंद कर लो तो आवाज कम आएगी। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। जो बात मैं कह रहा था उसको मैं आगे बढ़ाते सर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब कभी प्रकृति की बात आती है तो क्या हम गंभीर हैं? पर्यावरण का मतलब क्या है? पर्यावरण का मतलब हम वृक्षारोपण की बात करते हैं तो वृक्ष एक ऐसी चीज है जो पंचतंत्र के संतुलन का सबसे अमिट आधार, जल हो, वायु हो, वो सबके लिए, मनुष्य के लिए भी है, वन्य प्राणियों के लिए भी है, पक्षियों के लिए भी है, टेम्परेचर के लिए भी है। अगर आप कहना चाहते हैं तो सब तरफ वृक्ष उसका केंद्र बिंदु है उन परिस्थिति के संतुलन का और उनके संरक्षण का। और इसलिए जोर इसी बात पर दिया जाता है कि पर्यावरणीय संतुलन के लिए ये करना चाहिए। लेकिन क्या मानसिक तौर पर हम विकृत नहीं? ये पर्यावरण कौन ठीक करेगा? हमें अपने पड़ोसी की चिंता नहीं। आपने इस कालखंड में, मेरे भारत में भी देखा कि मेरा ऑक्सीजन लेवल 96 है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर में छोड़ूंगा नहीं क्योंकि वो मुझे जरूरत पड़ सकती है। बाजी में 70 है, उसको देने के लिए तैयार नहीं है। ये दुखद है। और दूसरी तरफ मैं कहानी कह रहा हूँ, शायद वो कई लोगों को इस आधार पर लेने कई बार उद्दीपित भी करेगी। एक बार एक बेटे ने अपने पिता से कहा, मैं पढ़ लिया हूँ, नौकरी मेरी लग गई है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। पर उसने ये नहीं बताया कि विदेश जाना चाहता है। उन्होंने कहा कि ठीक है जा रहे हो, लेकिन लौटकर गांव जरूर आना। वो वहां से नौकरी करने का विदेश चला गया, उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए। पता चला कि उसका बच्चा तो 20-25 साल का ही हुआ और उसको छोड़ के चला गया। जब वो उसकी उम्र 60 वर्ष के आसपास हुई तो उसको कभी एक अकेलेपन में ये लगा कि नहीं यार, मुझे गांव वापस एक बार जाना चाहिए। पिता ने कहा था। जब वो वापस आया तो जब वो जा रहा था तो उसके पिता ने आम के पौधे लगाए थे कि भाई एक खुशी के अवसर पर लोग अपने खेतों में लगाने की एक सामान्य परंपरा थी।
जब वो लौट कर आया तो वो बगीचा बन गया था। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मैंने कहा था कि गांव वापस आया, और साथ में ये भी कहा कि मेरे पूर्वज मुझसे कहते थे बावड़ी खुदवाओ ये ज्यादा अच्छा है, कुएं बनवाओ ये बहुत अच्छा है, बच्चे पैदा हो ये बहुत अच्छी बात है, पीढ़ी और परंपरा चलेगी, लेकिन सबसे अच्छा है वृक्ष लगाना। बेटा अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ सकता है लेकिन वृक्ष नहीं मोड़ सकता। बेटा तुम जब गए थे तब मैंने आपके पौधे लगाए थे, वो क्या बन गया है? तुम्हारा बेटा भले तुमसे दूर चला गया हो, तो मेरे पास 50-40 साल बाद आए हो, 30 साल बाद आए, लेकिन ये फल जरे से इनकार नहीं करेगा, ये तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेगा, तुम्हें वो सब कुछ देगा जो तुम्हें अब चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारा अकेलापन। मुझे लगता है ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के प्रति हमें गंभीर होना ही होगा। मेरे आराध्य प्रभु श्री जी मुझसे कहते थे, तो दूसरी बात वो कहते थे कि अगर प्रकृति के साथ जियोगे तो चुनौतियां भी कम आएंगी, संकट भी कम आएंगे, लेकिन अगर प्रकृति के साथ चलोगे तो चुनौतियां, संकट और भी भयानक चुनौतियों का सामना तुम्हें करना पड़ेगा, और शायद भूल सुधार करने के प्रयास को तुम अच्छा मानोगे, लेकिन वो आने वाली पीढ़ी को आराम नहीं देगा। और मुझे लगता है कि हम सब एक अच्छे दौर से यहाँ तक पहुंचे हैं, हमारे पास वो पर्याप्त आयु है जिसके अतीत को हम देखकर उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हम सबको जाना है, कोई काल के गाल में जल्दी जाएगा, कोई थोड़ा देरी से जाएगा, बड़ी कोई संख्या ये दावा कोई कर नहीं सकता, लेकिन जाते समय हम देखे ना जाए, लेकिन हम लूट कर जा रहे हैं, कम से कम ये आरोप हम अपने आप पर न लगा पाए तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। और मैं यही निवेदन करते हुए कि जब हम संवाद करते हैं तो संवाद पुस्तकों से, लिखी बातों से नहीं हो सकता। हम अपनी पुरातन परंपरा में, जहां पर पर्यावरण मूल था, प्रकृति के साथ जीने वाले को ही सबसे ज्यादा सम्मान देने वाली परंपरा के लोग हैं। ऋषि किसे कहते थे? जिसके किसी भी काम से प्रकृति पर कोई बोझ ना पड़े, पर्यावरणीय नुकसान ना हो, किसी का अहित ना हो, हम उसे ऋषि कहते थे। प्रयाग वल्लभ का एक दृष्टांत आता भी है, राजा के मन में प्रजा का हित होता है, लेकिन उसके स्वयं का हित भी कहीं उससे दूर नहीं जा पाता, इसलिए हमने उसको श्रेष्ठ नहीं कहा, श्रेष्ठ हमने ऋषि को कहा है। हमने अपनी परंपरा में उसको श्रेष्ठ माना, और उसके पीछे सिर्फ यही बात थी कि वो धरती पर, प्रकृति पर और हम पर बोझ नहीं होता था, बल्कि वो हमको देकर जाता था। चाहे वो यज्ञ करे, चाहे वो तप करे, चाहे वो जो भी आहार ग्रहण करे, मुझे लगता है वो संसाधन कहीं ना कहीं इतने न्यूनतम होते थे। मैं कम से कम एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जब मैं नर्मदा परिक्रमा में था तो भिक्षा देकर दिन में एक बार खाने का वो होता था, लेकिन प्रकृति के बीच से निकलते समय कभी अभाव पैदा नहीं हुआ। उस सब कुछ एक आदमी को जिंदा रहने के लिए और बेहतर तरीके से जीवन के लिए पर्याप्त साधन ऐसे मिलते थे जैसे कि सब कुछ रखा हुआ है। और मुझे लगता है कि जो हमारे मन का भाव है कि जो मैं सबका सम्मान करता हूँ, उस बुद्धि का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं उस बुद्धि के साथ चलने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए तैयार नहीं हूँ जो सिर्फ लालच पैदा करे, जो सिर्फ मेरे और मेरे परिवार के अलावा दूर तक किसी को देखने से वंचित कर दे। ऐसी बुद्धि के साथ चलने के लिए हमें तैयार नहीं होना चाहिए। शायद पर्यावरण का ये दूसरा हिस्सा है। जिस दिन हम इसको ठीक कर लेंगे तो मेरा विश्वास है कि हमारे मन में वो भाव जरूर होगा कि मेरे बाद मेरी पीढ़ी आने वाली है, उनके लिए मुझे छोड़ कर जाना है, और ऐसा छोड़ कर जाना है कि उससे भी कष्ट ना हो और मुझे भी प्राश्चित का भाव मेरे मन में ना हो। मुझे लगता है संकल्प लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। वृक्ष लगाने से ज्यादा बेहतर है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए इस बात की प्रेरित करें कि वो उसके संरक्षण की चिंता करे। तो मैं नहीं मानता कि भूल सुधार का मौका आएगा। भारत में ये परंपराएं कोई पुण्य के रूप में स्वीकार करता है, कोई परंपरा के रूप में स्वीकार करता है। मैं दोनों को शायद इस समय नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता है कि हम इस पर्यावरणीय संतुलन पर अपनी बेहतर भूमिका अदा करें। मुझे इतना ही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत सारे मित्रों के फिर से वर्चुअल पहले करते थे, जो लोग विदेश में थे तो इसी बहाने उनके दर्शन हो जाते हैं, नहीं तो हम देश में भी रहकर एक दूसरे से नहीं मिलते। तो अब इसको इस आपदा में वरदान का है या अभिशाप का है, ये फैसला करना भी शायद कठिन होगा, लेकिन मैं मानता हूँ हमें मिलने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। ना मिल सके तो संवाद सतत रखना चाहिए। इसलिए मथुरेश को धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम सर, बहुत बहुत आभार सर आपके सार गर्भित व्याख्यान के लिए, मार्गदर्शन के लिए, जो हमें समय समय पर मिलता रहता है और हमें लगता नहीं कि हम अपनों से दूर हैं या अकेले हैं। हमेशा हमारे अग्रजों की छत्र छाया हम पे बनी रहती है। कहते हैं सर, यह ग्रह हमने अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं लिया है,
हमने अपने बच्चों से उधार में लिया है। यदि इस भावना से काम करेंगे तो जैसा आपने कहा कि प्रकृति का ना करे हरण, आओ बचाए पर्यावरण। तो अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के प्रथम वक्ता, जो हमारे मुख्य वक्ता हैं, आदरणीय हेमदत्त शुक्ला सर, जो हमारे बीच के ही हैं, हमारे छात्रावास के 1977 से 79 तक बैच के हैं। आज यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड में प्रोफेसर हैं, अमेरिका से हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम तो दोपहर में आज यहाँ बैठे हैं। इनका प्रकृति प्रेम और हम लोगों के प्रति प्रेम आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय ऑलमोस्ट मॉर्निंग, मतलब अर्ली मॉर्निंग है, जहाँ लोग मतलब आराम करना चाहते हैं, आराम पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आराम को त्याग के हमारे बीच रहना ज़्यादा उचित समझा। तो हम अपने आदरणीय सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर हेमदत्त शुक्ला सर को बुलाना चाहेंगे कि हमें पर्यावरण के प्रति सजगता दें, अपने ज्ञान। हेमदत्त जी बता दो, पटेल साहब भी दिख रहे हैं, हमारे सीनियर मोस्ट जी बीस में तावे नहीं, आप गजेंद्र पटेल जी को जो है नमस्कार बोल रहा हूँ मैं सर। आज अमेरिका से राकेश भी जुड़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से संजय सिंह जुड़े हुए हैं। अरे वाह, बड़ी सुंदर बात हो रही है, ये तो बड़ा अच्छा हो रहा है। नमस्ते सर। तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि ये एक ऐसा समय है जिसमें हम लोग आज आमने सामने हैं, और ये बड़ी सुंदर बात है और काफी अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले, इसके पहले कि मैं इसके बारे में, हम लोग पर्यावरण दिवस की सब शुभकामनाएं सभी को। इसके पहले कि स्टार्ट करें, मैं सबको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं कि इस मौके पर जो ये जो सब हो रहा है, ये सब जो पैंडेमिक चल रहा है, उसमें जितने भी हमारे भारत में और जो विश्व में लोग नहीं रहे हैं, उनको उनकी आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। और आज एक बार फिर से इस मंच से हम लोग यही बात फिर से दोहराना चाह रहे हैं कि जो पर्यावरण दिवस है, और इस पर्यावरण दिवस में हर सिटीजन का, हर आदमी का, जो जैसे कि पटेल साहब ने बोल दिया कि हर आदमी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जवाबदारी है, उसमें हम लोग अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए क्या छोड़ के जाने वाले हैं, और उसको किस तरीके से हम लोग उनको किस तरीके से हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, उसी के बारे में ये सब आज डिस्कशन है। तो पर्यावरण की दिवस की शुभकामनाओं के साथ में यूएन ने जो डिक्लेयर किया है कि भाई दिस इज द डेकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, तो सभी हम लोग एक बार अगर पॉज करें और इस बारे में अगर हम लोग सोचें कि इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की बात जो आज चल रही है ये कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक साक्षात उसका उदाहरण है कि इकोसिस्टम में का बैलेंस खत्म हो जाने के बाद, बायोडाइवर्सिटी में एक डिस्टरबेंस आने के बाद, ये जो पैंडेमिक हुआ है, ये जो कोरोना वायरस जैसी चीजें, जैसी बीमारियां जो पैदा हुई हैं, ये एक प्रकृति का एक बहुत बड़ा एक प्रकोप है, जिससे एक हम लोग को इतना बड़ा लेसन मिल रहा है कि किस तरीके से हम लोग को प्रकृति के साथ मिलकर रहना चाहिए, जिससे कि प्रकृति की को एक संरक्षण मिले और बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे और इस तरीके के हादसे दोबारा कभी नहीं हो। तो इस इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के, अच्छा, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की बात हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि इस समय जो डिस्टरबेंस चल रहा है, एनवायरमेंटल डिस्टरबेंस हो या प्रकृति का प्रकोप हो या फ्लड हो या टेम्परेचर राइज हो या और दूसरे तरीके के जो नेचर में डिस्टरबेंस हो रहे हैं, उसको किस तरीके से हम लोग रिस्टोर करें, उसको किस तरीके से एक नेचुरल बैलेंस लाएं पूरे वर्ल्ड में, यही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और वो बात सिर्फ वहां से शुरू हो रही है जो आज पटेल साहब ने बोल दिया कि किस तरीके से हम लोग वृक्षारोपण करें, वृक्षारोपण जरूर करें। और पाकिस्तान ने एक जो डिटर्मिनेशन लिया कि 1 बिलियन वृक्ष हम लोग लगाएंगे, और इस तरीके से जो एक सर्वे चला है उसमें अपने एशिया की 7 ऐसे देश हैं जो उस समय बड़ी विपदा से गुजर रहे हैं, एनवायरमेंटल डिजास्टर्स वहां हो रही हैं, जो पीने का पानी है उसकी कमी हो रही है, इसके बाद ड्रॉट हो रहा है, और ये सब जो इस समय हो रहा है वो एशिया में ही हो रहा है, पूरे विश्व में है उसका कि अरे एशिया में ये क्यों हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये सब हम लोग अगर शुरू करें कि भाई वृक्षारोपण किस तरीके से हम लोग उसको लगाएं, किस तरीके से उसको मेंटेन करें, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है क्या?
ये जिम्मेदारी एक हर सिटीजन की है, और हम लोगों के एक सिटीजन होने के नाते इस बात का हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग वृक्षारोपण लगाएं, किस तरीके से हम लोग अपनी सिटीज को ग्रीन करें, किस तरीके से हरा भरा करें, ताकि वहां भी जो एक एनवायरमेंट है वो एक नेचुरल एनवायरमेंट आए। हम लोगों के यहाँ जो पार्क है उसका रेस्टोरेशन कैसे हो, किस तरीके से एक शुद्ध वायु हवा मिले, जो एयर पोल्यूशन नहीं हो, किस तरीके से एक शुद्ध जो एक ऑक्सीजन की बात अभी पटेल साहब ने बोला कि ऑक्सीजन की बात यहाँ पे आ रही है कि किसको ऑक्सीजन मिल सकती है और किसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जो एक हर सिटीजन का एक बड़ा बर्थ राइट है, एक मूल अधिकार है, वो हम लोग इस तरीके से किस तरीके से रिस्टोर कर सकते हैं ताकि एक शुद्ध हवा मिल सकती है। किस तरीके से हम लोगों के जितने भी गंगा हो या एक लोकल नदी हो जिससे हम लोग पानी पीते हैं, उसको किस तरीके से हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं। उसमें हम लोग अपने जितने भी हम लोगों की मूर्तियां हैं उनको वहां पर सराहने के बजाय उसको किस तरीके से हम लोग प्रोटेक्ट करें, और जो पानी हमारे घर में आ रहा है वो कम से कम इतना शुद्ध पानी आए कि उससे बीमारियां नहीं हो। तो एक जो बैलेंस हम लोगों की संस्कृति को देखते हुए पाना है, वो बैलेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको हम लोग वही उसी तरीके से रिस्टोर कर सकें ताकि हर सिटीजन एक उसका अधिकार मिल सके और वो एक स्वच्छ जीवन जी सके। तो उसमें गवर्नमेंट की शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं है जितनी हम लोगों की एक व्यक्तिगत एक जो जवाबदारी है, व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आज हम लोगों को समझना पड़ेगा और इसको हम लोग फ्यूचर जनरेशन को हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसका जवाब हम लोगों को ही देना पड़ेगा और इस बात की जिम्मेदारी हम लोगों को ही लेनी पड़ेगी। और वही बात एक मैं कर रहा हूं कि गांव की जो एक आज लाइफ है, आज भी आदमी स्वस्थ क्यों है, आज वही मैं एक जो कहानी जो स्टोरीज आ रही है कि गांव में ये सब हुआ, इन्फेक्शन हुआ, लोग रिकवर कर रहे हैं वहां पर, तो ऐसा क्या है? सिटीज की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि वहां पर इस तरीके की जो बीमारियां हैं वो ज्यादा देखने को मिल रही हैं। तो ये जो एक असंतुलन पैदा हो गया है प्रगति में, उस असंतुलन को किस तरीके से रिस्टोर करना है, वही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। और इसमें तो मैं यही बोलूंगा कि जब चेंज आता है, जब परिवर्तन आता है, तो उस परिवर्तन को कहां से शुरू किया जाए, उस परिवर्तन को घर से ही शुरू करना पड़ेगा और उस परिवर्तन से हम लोगों को अपने हिस्से से ही शुरू करना पड़ेगा। अभी शायद परिवर्तन ये एक परिवर्तन एक मूवमेंट का एक वो लेना चाहिए। और इसमें पटेल साहब से मैं डायरेक्ट यही बात करना चाहूंगा कि जो एक टूरिज्म है, टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि हमारे जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, जितने भी स्वच्छ वाटर के जो जहां आदमी बैठ के ऋषि मुनि पर तपस्या करते थे, जहां बैठ के आप मनन कर सकते हैं, आप एक ऐसी चीज ला सकते हैं जो परिवर्तन का एक कारण बन सकती है, वो आज पॉल्यूटेड पड़े हुए हैं। उनको एक गवर्नमेंट से या अपनी खुद की लोकल कम्युनिटी को किस तरीके से हम लोग मोबिलाइज कर सकते हैं ताकि उन कोस्टल एरियाज को क्लीन रखा जा सके, उनकी सफाई की जा सके। और इससे सही बात तो ये है कि एक स्मॉल बिजनेस लेवल पर तो मूवमेंट भी दिया जा सकता है कि एक सस्टेनेबल जो एक डेवलपमेंट शुरू हो सकता है, उसमें लोकल कम्युनिटी, लोकल लीडर्स, लोकल बिजनेस अगर इन्वॉल्व हो जाए तो उसको क्लीन कर सकते हैं, उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। और रिसाइकलिंग इज ए वेरी ह्यूज मिशन एक्चुअली, जो आज पूरे विश्व में चलना चाहिए। और उस रिसाइकिल के तहत हम लोगों को किस तरीके से स्वच्छ करना चाहिए, चाहे वो गोवा का बीच हो और वो चाहे केरला का एक हरा भरा एक बीच हो, इसमें सब में इतना नेचुरल संतुलन आ जाए और ये सब इतनी सफाई हो जाए ताकि पर्यावरण जिसको हम लोग कहते हैं उसमें आप जाके रिलैक्स कर सकें। और बात तो वही है कि किस तरीके से किया जा सके, वो तभी हो सकता है जब हम लोग अपने खुद को, अपने समाज को, अपनी कम्युनिटी को और अपने सिटीज को, अपने स्टेट को और अपने देश को, जब हम लोग हर उसमें लाके एक मूवमेंट चलाएंगे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे, यंग जनरेशन को इन्वॉल्व करेंगे। आज सिर्फ हम लोग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यंग जनरेशन को कैसे ट्रेन करना है वो बहुत बड़ा एक विषय हो गया है। यंग जनरेशन, हम लोग जी को तो जाने वाले, जैसे पटेल साहब ने कहा हम लोग 60 साल के हो गए, 55 चला गया और 55 भी चला गया। तो उसमें हम लोग आने वाली यंग जनरेशन को अपनी यूनिवर्सिटीज और अपने स्कूल्स में ऐसा कौन सा कुरिकुलम दे रहे हैं जो इतना इंपॉर्टेंट बन सके कि ये कुरिकुलम के थ्रू उनमें एक जवाबदारी पैदा हो, उसमें एक इनबॉर्न एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो कि नहीं, ये जवाबदारी यंग और ओल्ड सब जनरेशन की है और एक सब साथ में मूव होके और उस बात को हम लोग आगे बढ़ा सकें। और वही एक बात आ रही है कि ये एक परिवर्तन
हम सब लोगों को लाना पड़ेगा। ये जवाबदारी हम लोग दूसरे के उसमें नहीं डाल सकते हैं, हर की जवाबदारी है, और उसी के तहत इसको सब लोगों को हम लोग को मिलकर करना चाहिए, और ये अवेयरनेस क्रिएट होगी, और ये सब शुरू हो गया है। पर ये एक इस समय जो ये सब चल रहा है, ये जो पैंडेमिक चल रही है, जो इस समय ये सब चल रहा है, उसके तहत हम लोगों को जो मैसेज मिल रहा है, वो मैसेज यही मिल रहा है कि टाइम आ गया है कि इस बात को हम लोग, इस परिवर्तन को हम लोग दूसरे के सर पर या दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझें, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के और इसको हम लोग आगे बढ़ाएं। आने वाली जनरेशन को एक बड़ा सुंदर हेल्दी प्लेनेट हम लोग ट्रांसफर करें, ताकि आने वाली जनरेशन उसको ये कह पाए कि हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को दिया है। और ये बात बिल्कुल सही है कि इसके तहत हम लोग यही समझें कि मैं और मेरा परिवार सिर्फ सुखी रहे, मेरा पड़ोसी अगर बीमार है, अगर दुखी है, और अगर कोई वो चाह रहा है, तो ये उसकी एक प्रॉब्लम है, उसकी समस्या है, शायद अब ये नहीं रह गया है। उसमें हम सब लोगों को एक नेटवर्किंग करके और उसको आगे बढ़ाना हम लोगों की एक जवाबदारी हो गई है। और इससे इंपॉर्टेंट मैसेज मैं क्या दूं, वही मैं आपको एक सुंदर मैसेज दे रहा हूं कि एक फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने बोला था कि अगर आप अपने देश की मिट्टी को, वातावरण को अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो आने वाली जनरेशन उसको आपको कभी माफ नहीं करेगी। उसी मैसेज के साथ मैं आप सब लोगों को नमस्कार करता हूं, और यही बात फिर से दोहरा रहा हूं कि ये जो चेंज है, वो जो पटेल साहब बोल रहे हैं, और जो उन्होंने तो नर्मदा की चारों तरफ परिक्रमा करके ये उदाहरण प्रस्तुत किया था बहुत साल पहले, उसी मैसेज को हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं यही बोलता हूँ कि छात्रावासी परिवार इस बात को सीरियस समझे और इस बात को लीड करे, और लीड करने के बाद लीडरशिप फिर से स्टेट में और पूरे देश में आना चाहिए, और जो सत्यता है उस बात को, और उसको हम लोग उसी के साथ में आप लोग को नमस्कार कर रहा हूँ और जय हिंद की बात कर रहा हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर। सर मैं माफी चाहूंगा, अभी आदरणीय प्रहलाद सर को एक अन्य प्रोग्राम में जाना है और सर ने समय दिया। बहुत मैं सुन रहा हूँ, मुझे जब उठना होगा मैं उठ जाऊंगा। तो अच्छा है, कोई समय को पार ना करें, बाकी आप शुरू करो। प्रहलाद सर अभी कहाँ पर हैं आप? मैं दिल्ली। अच्छा दिल्ली हैं। तो मथुरेश सर, कभी सर हम लोग प्रोग्राम बाद में बात कर लेंगे इस बारे में। बाद में बात करो, इसके बाद लगाओ ना मुझे फोन। ठीक है, अभी म्यूट करो। सर आपके सार गर्भित व्याख्यान के लिए पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के बारे में, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के बारे में आपने बहुत अच्छी बातें बताई। वृक्ष, पानी और शुद्ध हवा जीवन जीने की अनमोल दवा। बिना पानी, मतलब जिस प्लेनेट में हम रहते हैं, जो हम खाना खाते हैं, जो हम पानी पीते हैं, जो हम सांस लेते हैं, वो सारा का सारा इस नेचर से मिलता है। अतः इस नेचर को रिस्टोर करना अति आवश्यक है, और ये हम करेंगे, कोई और नहीं करेगा। और हम आज से ही करना शुरू कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। जितना लेट हो जाएगा उतना ही परेशानी होगी आगे चल के। तो सर मैं ज़्यादा समय ना लेके हुए अगले हमारे वक्ता डॉक्टर यतीश जैन, जो प्रगत मित्र हमारी एक संस्था है, जिसको हम लोगों ने कॉलेज टाइम पे 1990s में हमने बनाया था, 92 वगैरह में, तब से हम लोग चला रहे हैं उसको, और हम लोग साथ ही बनाए थे मिलके। तो आज के प्रवक्ता, और ये जो थीम हमने शुरू की है ये पर्यावरण दिवस मनाने की, लास्ट ईयर भी हमने मनाया था, इस बार भी। पहले हम लोग फिजिकली मनाते थे, ड्यू टू कोरोना कॉल वी आर नॉट एबल टू मीट विद ईच अदर, दैट इज व्हाई वी आर मीटिंग इन वर्चुअल प्लेटफॉर्म। तो मैं अपने मित्र सखा डॉक्टर यतीश जैन को बुलाना चाहूँगा कि आप आएँ और प्रगत मित्र के बारे में थोड़ा बात करें, और हम कैसे इकोसिस्टम रिस्टोरेशन को ठीक कर सकते हैं उसके बारे में बताएं। सर उसके पहले सर मैं एक दो लोगों को परिचय कराना चाहूँगा। आज हमारे साथ जुड़े हैं राकेश भड़ाना जी, हमारे वार्ड नंबर 16 के पार्षद हैं। तो सर आप हेलो कह सकते हैं सर को। और ये शिव कुमार शिवहरे सर भी सर जुड़े हैं बहुत दिनों बाद, और अपने मगन भाई पटेल सर भी हैं। हाँ पटेल साहब जी। और बाकी सर आप जानते हैं सर विवेक श्रीवास्तव को, शायद हाँ विवेक श्रीवास्तव जुड़े हैं इंदौर से। ये ठीक है, यतीश प्लीज ठीक है मंच। सभी को पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं ढेर सारी। हमारे अग्रज, हमारे सीनियर आदरणीय पटेल सर ने अभी प्रकृति के निकट हम लोगों को रहना है, इसके बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से हम लोगों को बताया है। और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की जो बात हो रही है, वह
जनाब प्रकृति के निकट आए हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर व्याख्या दी। और मैं जबलपुर से हूँ संस्था के माध्यम से, जैसा भी मथुरेश ने बताया, लेकिन उसके पूर्व मैं आदरणीय सर को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं भी फिजिकली यहाँ से देना चाहता हूँ कि आपने जबलपुर में ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे का एक ऑफिस बनवाया, जियोलॉजिकल पार्क है, और हमारे यहाँ विश्व धरोहर में भेड़ाघाट को जोड़ा है। ऐसे हमारे क्रांतिकारी जो बहुत सारे निर्णय जबलपुर के फेवर में आए हैं, ये निश्चय ही इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए बहुत सार्थक कदम है। मैं देख रहा हूँ ये सारे जितने भी संस्थान अभी बनाए हैं, सब में प्रकृति का संरक्षण का कार्य प्रारंभ हो चुका है और बहुत तेजी से कार्य हो रहा है। इस सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही हमारे सीनियर प्रोफेसर हेमंत जी शुक्ला सर ने जो इतनी बढ़िया अभी बात कही कि रिसाइकलिंग और हमारा जो परिवर्तन जो हो रहा है उसको किस तरह से हमें कम करना है, उसके बारे में जो भी जानकारी दी बहुत ही सागर्भिक थी। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, श्रीमती तुलसी नंदा जी, नितिन शर्मा जी, हमारे संजय सिंह जी ऑस्ट्रेलिया से, डॉक्टर ज्योति, संजीव शर्मा जी, सभी का हम लोग उद्बोधन सुनेंगे। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ कि हम इसके सॉल्यूशन की ओर तो आए, लेकिन हालांकि बुकिश है, अभी सर ने उस बात को टोका था, लेकिन हमें क्या भयावहता है या क्या इस तरह के सीन हो रहे पूरे विश्व में, यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट कह रही है उसके आधार पे हम अपना किस तरह से हमें एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करना है, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सामने जो रिस्टोरेशन और अदर नेचुरल सॉल्यूशन है, डिलीवर 1/3 of the mitigation needed by the 2030 to keep global warming below 2 degrees centigrade, which also helping societies and economies adapt to climate change. और साथ में restoring 15% of the converted land in the right places would prevent 60% of the projected species extinction. ये रिपोर्ट आ रही है कि अगर हमने 15% भी अगर रिस्टोर नहीं किया लैंड को, तो हमारी जो 60% जो स्पीसीज हैं दुनिया की, वो समाप्ति की कगार पर हैं। साथ ही इकोसिस्टम रिस्टोरेशन कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ ऑल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो यूनाइटेड नेशन ने सारे जो 17 गोल तय किए हैं, वो इस हमारे जो थीम है, और जैसा सर अभी बता रहे थे, 10 साल तक का इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन का हमारे थीम चलने वाला है, डिकेड है, यूनाइटेड नेशन ने तय किया है। उसमें हमें इन सारे जो गोल्स हैं इस पे काम करना पड़ेगा। ये हमारे जो इकोसिस्टम है इसकी क्या वैल्यू है, तो वो एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी इज डिपेंडेंट ऑन नेचर एंड एवरी डॉलर इन्वेस्टेड इन रिस्टोरेशन क्रिएट्स अप टू $30 इन इकोनॉमिक बेनिफिट। और यह भी बताया गया है कि फॉरेस्ट प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू 1/3 ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटी। दे आल्सो सपोर्ट 80% टू द एम्फीबियंस, 75% टू द बर्ड एंड द 68% टू द मैमल्स। तो फॉरेस्ट का जो हमें कंजर्वेशन करना है, संरक्षण करना है, वो सीधे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करता है। और एटलीस्ट 2 बिलियन पीपल डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर द लाइवलीहुड, पर्टिकुलरली पुअर एंड रूरल पॉपुलेशन। साथ ही स्ट्रीट ट्रीज प्रोवाइड a reduction of around 0.5 to 2 degrees centigrade in summer and maximum air temperature benefited at least 68 million people. तो जो सड़क किनारे हम जो वृक्ष लगाते हैं या जिसका बहुत अधिक महत्व है, उससे भी पूरा तापमान को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है। हमारा जो परिस्थिति है, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम डिग्रेडेशन किस हिसाब से क्षय हो रहा है, उसकी थोड़ी सी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इकोसिस्टम डिग्रेडेशन ऑलरेडी अफेक्टेड द वेलबींग ऑफ at least 3.2 billion people, that is the 40% of the world population. Also, every year the world loses 10 million hectares of forest at areas the size of Republic of Korea or twice the size of the Costa Rica. Thirdly, the soil erosion and other form of degradation are costing the world more than $6 trillion a year in lost food production and other ecosystem services. Or approximately 30% of natural freshwater ecosystems have disappeared since 1970. हम सब भी देख रहे हैं हमारे आसपास, जो हम जबलपुर के उदाहरण लें कि 52 ताल तलेजों का शहर था, वर्तमान में गिनने जाएंगे तो बहुत कम हो गए, क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन का जो प्रेशर है और जो हमारी डिमांड से, जो सर ने शब्द यूज किया था कि पर्यावरण का जो दूसरा रूप है लालच, हमारी लालच इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हम है ना बिल्कुल भी पर्यावरण को नेग्लेक्ट करते जा रहे हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये एक मैंने चित्र दिया कि किस तरह से विश्व की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से इस तरह की स्थिति आ पड़ी है, और इसको हम कैसे रिस्टोरेशन को अपॉर्चुनिटी और बेनिफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं,
ये बात आती है कि अपॉर्चुनिटी फॉर रिस्टोरेशन कैन बी फाउंड ऑन 2 बिलियन हेक्टर ऑफ डिफॉरेस्टेड एंड डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड वर्ल्ड वाइड, एन एरिया लार्जर देन द साउथ अमेरिका, एंड मीटिंग द बॉन्ड challenge goal of the report, 350 million hectare of degraded and deforested land around the world could create up to $9 trillion in the net benefit. हम जो रिस्टोर करेंगे इससे हमें जो मिलने वाला है वह बहुत अधिक क्वांटम में है, एंड also the restoration through agroforestry alone has the potential to increase food security for 1.3 billion people. इस तरह का एक, अगर हम इसको आपदा को, अगर इस तरह का हमारे दृश्य है और उसको अगर हम जो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल के या परिस्थिति तंत्र के करते हैं, सुधार का कार्य करते हैं, तो हमें इस तरह के लाभ उसमें मिलेंगे। अब ये सब प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है और जिसके लिए हमारी संस्था भी थोड़ा सा एक अंश मात्र काम कर रही है, तो उसमें हमें सबसे पहले, जैसा कि आदरणीय पटेल से कह रहे थे, कि हमें अपनी जीवन शैली में बिना बदलाव लाए हम कुछ भी परिवर्तन समाज में नहीं ला सकते, और शुरुआत खुद से होनी है। हम जो भोजन की बर्बादी होती है, जो भोजन की जो बर्बादी करते हैं हम लोग पार्टी वगैरह में, अगर उसको हम रोक लेंगे तो करीब हम 90 करोड़ टन की बचत कर पाएंगे, और जो मीथेन का उत्सर्जन है वो 70 लाख टन कम हो जाएगा। इसी तरह से बहुत छोटी सी चीज है कि पेपर मग का उपयोग बंद कर दें, जो हम लोग बहुत ज्यादा उपयोग में कर रहे हैं, इससे हम 65 लाख पेड़ बचा सकते हैं। टिश्यू पेपर का भी इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर सॉफ्ट टिश्यू उसके लिए जरूरत पड़ती है, अगर उसको हम लोग कर देंगे तो हमें बहुत लाभ होगा। साथ ही लैपटॉप वाईफाई बंद रखेंगे तो उससे भी उत्सर्जन, लेकिन अभी तो कोरोना काल में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो आवश्यक नहीं है, हमारा दूसरा कमरे में हम जहां बैठे वहां तो उपयोग, बाकी जगह कर रहे हैं, तो उसमें भी 16% हमारा उत्सर्जन जो है काफी घट जाएगा, और सिर्फ 40% कार्बन डाइऑक्साइड बिजली बनाने से हो रहा है, तो इसकी बहुत अधिक कम होगा। साथ ही अगर कार की स्पीड भी अगर हम 70 से कम रखेंगे तो प्रदूषण हमें 8% कम होगा, यह भी निष्कर्ष में आया है। और 28% अधिक ईंधन जलता है इससे अगर कार 100 की स्पीड से चलती है। ये हम आसानी से अपने जीवन में शैली को परिवर्तन कर सकते हैं, और हम अगर एक पेड़ लगाकर हम 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम कर सकते हैं। पेड़ों के महत्व में उसका जो वैल्यू है उसके बारे में सभी लोग को पता ही है। अगर हम एक पेड़ भी लगाते हैं तो इसका 15% तक अधिक होती है, और कीमत जैसे आंगन में था तो आसपास पेड़ होते हैं। और घर में वाटर रिचार्जिंग, शुरुआत इसमें भी खुद से ही होनी चाहिए। जैसे हम अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो निश्चय ही हम पानी की बहुत बड़ी बचत करते हैं, और ये सब हम जब तक जीवन शैली में इस तरह के हम परिवर्तन नहीं लाएंगे, जब तक हम जो इसका जो गोल है, जो यूनाइटेड नेशन ने भी तय किया है और जो प्रकृति के द्वारा है, वह हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। छोटी सी हम जो दिनचर्या में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे बिजली की बचत करना या लिफ्ट का न्यूनतम प्रयोग करना, पॉलीथीन का न्यूनतम प्रयोग करके, या एक जो कपड़े का बैग है, जो एक बड़ी मुहिम चली है, छोटा सा बैग, इसको प्रयोग में लाया जा सकता है। इस बैग को हम अपने जेब में रख के चलें, और अगर कुछ सब्जी या छोटे मोटे चीज लेना है तो उसको हम लोग अगर अपने थैले में लें तो बहुत अच्छा है। कचरा का जो हम निपटारा करते हैं उसमें भी थोड़ा जीवन शैली में परिवर्तन की जरूरत है, कि गीला कचरा एक तरफ करें और सूखा कचरा एक तरफ करें। और जो गीला कचरा है, हमारे घर में किचन गार्डन बनाया हुआ है तो उसमें उसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, उससे बड़े अच्छे परिणाम मिलते हैं। और जैसा भी सर ने भी कहा कि पानी का भी जितना आवश्यक है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। मत्स्य पुराण में बहुत अच्छी बात आई थी, जो जिसका कहानी के माध्यम से सर ने उल्लेख किया है, कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, और 10 बावड़ी के बराबर एक तालाब, और 10 तालाब के बराबर एक पुत्र, और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। अनंतः ये बात सामने आती है कि हम अपने स्तर पे वी शुड थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। इस तरह का अगर हम लोग अपने स्तर से कार्य करेंगे। प्रकृति मित्र को जबलपुर में शासन के आदेश से मदन महल करके क्षेत्र है, मदन महल में बहुत सारा कंक्रीट का जंगल था, पहले से जंगल था, बाद में लोगों ने अतिक्रमण किया, कोर्ट के आदेश से उसको खाली करा दिया गया। नगर निगम ने एक मुहिम चालू की थी कि वहां पे कोई एनजीओ उसको अगर ले और उसको डेवलप करे, तो मथुरा जी के साथ मिलके प्रकृति मित्र ने भी एक वहां पे करीब 1.5 एकड़ का एक प्लॉट हम लोग ने भी लिया था। 2.5 साल पहले वहां पौधारोपण किया था, और आज वहां जंगल होता है तो मन पे बहुत तसल्ली होती है। तो और इस तरह के और भी काम जो हो सकते हैं वो करने का प्रयास करते हैं। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, मैं सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत आभार डॉक्टर यतीश, आपने
यदि इसने पूरा पेपर की रिपोर्ट पढ़ दी तो तुम सबको भेज देते ज्यादा ठीक था। जी सर, डेटा के सर वो इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट है, तो वो तो बताएगा अपने हिसाब से, उन्होंने बताई। सर डेटा की बात करें तो डेटा तो ऐसे ऐसे भयावह आते हैं कि देख के लगता है, इन्हें पढ़ के लगता है कि यदि इकोसिस्टम रेस्टोरेशन में जितनी देरी की जाएगी उतने परिणाम भयानक होंगे। बाई 2030 वी नीड 40% मोर वाटर, जबकि पानी कम होता जा रहा है, हमें और 40% ज्यादा पानी चाहिए होगा। कैसे लाएंगे हम वो? और 50% ज्यादा फूड चाहिए होगा, ज्यादा लकड़ियां चाहिए होंगी, वो कैसे आएगा? इसलिए रेस्टोरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए 10 साल का समय चुना गया है, यूनाइटेड नेशन ने दिया है, और उसके लिए हमें हर संभव प्रयास, हर संभव कदम उठाना पड़ेगा। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी अगली वक्ता तुलसी नंदा, जो भाष्यम स्कूल की चेन है हैदराबाद में, उसकी प्रिंसिपल हैं। समय समय पर हमारे साथ वो जुड़ती हैं और शी इज मोटिवेटर एंड इज गुड, वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी फॉर यंग जनरेशन। तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा। हालांकि शी हैड अ लॉट ऑफ प्रोग्राम टुडे, लेकिन उनका हम लोगों के प्रति समर्पण है, भाव है, प्रेम है और पर्यावरण के प्रति लगाव है, जो हमारे बीच आज उपस्थित है। तो हमारी माननीय तुलसी नंदा, प्लीज। मुझे बोलने से पहले मैं तो आप सबको नमस्कार करना चाहूंगी। आप लोग के पास जितना नॉलेज है वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, बट हाँ मैं कुछ प्रैक्टिकल चीजें बोल सकती हूँ, क्योंकि जैसा आप बोले कि मैं किस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, सो हम लोग बहुत बारीकियों से काम करते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आज के जनरेशन में। बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग जनरेशन की बात किए, आप सब लोग बात किए कैसे हम सोसाइटी को सुधारें। बहुत कॉमन सा एक प्रश्न मैं यहाँ पे पूछना भी चाहूंगी और जिसका आंसर भी देना चाहूंगी। पर्यावरण जहाँ बात करें एनवायरमेंट की, हमारा एक शरीर खुद एक एनवायरमेंट, क्योंकि अभी जब हम बात की पंच तत्वों, कोई माइक जला रखा है इनको को भाई, और सीधी लिखा हुआ है, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी करता हूँ सर, माइक ऑन प्लीज। हम जब पंच तत्वों की बात करते हैं तो वो पंच तत्व हमारा अपना शरीर ही है। जैसे हम जानते हैं वायु है, अग्नि है, ये सब हमारे शरीर में ही सब उपस्थित है। जैसे कभी शरीर खराब हो जाता है, क्यों खराब हो जाता है? कोई चीज की अति हो जाना या तो कोई चीज की कमी हो जाना। तो सेम अभी जो हम जिस इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, इस एनवायरनमेंट में कुछ चीज कम हो जाना या कुछ चीज बहुत ज्यादा हो जाना, जिसकी वजह से ये सारा इम्बैलेंस हो गया है। तो इसको हम ठीक कैसे करें? आप सब लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें बोले हैं, सुन के बहुत अच्छा लगा कि हाँ हम कब वैसा इम्प्लीमेंट करें। बहुत लोग कर भी रहे हैं, बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक है जो बहुत कर रहे हैं, बट बेसिक सा बात है ये आज नहीं, ये महाभारत के टाइम से ही इसकी व्याख्या महाभारत में भी कर दी गई है, जिसको भगवत गीता में भी बोला गया है, जिसको योग सूत्रा में भी बोला गया है कि आप ये अनामया कोश, ऐसे बहुत डेप्थ की बातें, इतनी बातों को तो मैं नहीं बोलना चाहूंगी यहाँ पे। हमारा, मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं इसलिए भारत में रह रही हूँ, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो अभी नहीं, 5000 साल पहले ही स्टार्ट कर दी थी बात करना पर्यावरण के बारे में। 5000 साल पहले ही बात कर दी थी कि हमको कैसे संतुलन बना के रखना है, क्योंकि मनुष्य भले कितने बार आए, कितने बार जाए, हम सबको इसी पर्यावरण से आपको बार-बार सब कुछ लेना है, इस धरती से लेना है, इस धरती से जाना है। तो उन चीजों को अगर हम सबसे पहले कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, अपने घर से शुरुआत करनी है। आपके घर में आपको सबसे पहले देखना है कि आपने कितने पौधे लगाए हैं। आपके घर में आपको जाके देखना है कि आपके बच्चे उसमें पानी डालते हैं कि नहीं। जब हम जिस जनरेशन की बात कर रहे हैं, उसी घर में, अगर मेरे घर में बेटी एक है तो उसको ये तो पता है कि रेन हार्वेस्टिंग क्या होता है, उसको ये पता तो रहना चाहिए कि मेरे किचन में से जितना भी मैं सब्जियां निकालती हूँ, कुछ निकालती हूँ, उसको मैं वापस कैसे यूज करूँ, मैं इसे फर्टिलाइजर कैसे बनाऊं। मेरी बेटी को ये पता रहना, उसके शरीर का तैयार वो किस तरीके से, आपका सनलाइट से कैसे लेना है उसको। जब हमको ये सब बारीकियों के बारे में पता चलेगा, आज मेरे घर में मैं अपने ये मेरे पता है, हम में से कितने इनको छूते हैं, अपने सामने का कितने वायु को कितने लोग दिन में छूते हैं, हमको भी नहीं पता। हमारे बॉडी के अंदर शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है अग्नि, उसके साथ आप कैसे कितना सम्मान दे सकते हैं। ये सब छोटी छोटी बारीकियां हैं जिसको सच में बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। वो कब समझा जा सकता है? तो हम उसको, मैं ये नहीं बोल रही आप योग करना शुरू कीजिए, आप योगा करना शुरू कीजिए, बट योग एक साइंस है। मैं बहुत इसको बोलना चाहूंगी, योगा को बहुत तरीके से इंटरप्रेट कर, मतलब जोड़ना प्रकृति के साथ। आपको ऐसा एक माध्यम चुना है, आप एक मुसलमान हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हो, आपको बैलेंस करना
अपने शरीर को प्रकृति के साथ बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को प्यार करते हैं तो आप प्रकृति को जरूर प्यार करेंगे, क्योंकि जब बॉडी का पानी सूख जाता है बीमार हो जाएंगे, जब आप सांस अच्छे से लेंगे आप बीमार हो जाएंगे, जब आप ठीक से या तो ज्यादा नहीं खाना है तो बहुत कम नहीं खाना है। इसका मतलब क्या है, ये बॉडी हमारा एक मोबाइल फोन है और चार्जर कहाँ पे, ये प्रकृति के पास है। तो इस वजह से मैं जहाँ पे अपने स्कूल में होता है या तो अपने घर में होता है, हर किसी को बस एक ही बोलता कि आपके यहाँ पे कितना है, आपके घर में बालकोनी में पौधे हैं कि नहीं, आपके छत पे कुछ पौधे हैं कि नहीं, आपके घर के बाहर अगर कुछ प्लास्टिक है, गंदे हैं, हम उठाते हैं क्या, हमारे बच्चे को उठाते हैं क्या। मैं एक इंसिडेंट बोलूंगी, जब मैं भूटान गई थी, वहां पे हम लोग ऐसे बहुत सारे यात्री गंदे खाते खाते फेंकते जा रहे थे। वहाँ के जो भूटान के लोग थे वो हमको काफी कंप्लेन नहीं कर रहे थे, खाली उठा रहे थे, पैकेट में डाल रहे थे। दैट वाज इनसल्ट फॉर अस। वहाँ पे कोई कंप्लेन नहीं कर रहा था, वहाँ पे हर कोई अपनी जिम्मेदारी लेता है। हम क्या करते हैं, हमको हर चीज की उम्मीद मोदी जी से है, हमको हर चीज की उम्मीद आप किसके साथ है, या राज्य सरकार के साथ है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कब लेंगे, हमारे बच्चे हम पैदा किए, हम तो किसी से जाके पूछे नहीं है, उसको संस्कार कौन देगा, उसको सभ्यता की ज्ञान कौन देगा, उसको ये कौन बताएगा प्रकृति कौन है। पहले जमाने में हम पेड़ को धागा बांधते थे, उसके पीछे एक रिचुअल था, क्योंकि प्रकृति को हम बांधते जब है हम उससे एक रिश्ता जोड़ लेते हैं। ये रीजन था, इतनी सारा का पेड़ हो, बैंगन ट्री हो, कितना उसके पीछे साइंस है। बट आज ये बिल्कुल हो गया है, आज हम लोग अंधविश्वास बोलते हैं, आज हमको शर्म आता है वो सब काम करने में। बट इसके रीजन यही प्रैक्टिस था कि अगर हम पेड़ धागा बांधते हैं, वहां पे आपको अपने आप पूजने लगने लगता है, आपको काटने का मन नहीं करेगा किसी पेड़ को धागा बांधने को। तो ये सब प्रैक्टिसेस थे जो इंट्रोड्यूस किया गया था जब एक टाइम पे ऋषि मुनि योगी ये सब करते थे। आप प्रकृति से संबंध बनाइए, जिस दिन आप प्रकृति से संबंध बनाने लग जाएंगे, इस तरीके की चर्चा अपने आप कम होने लग जाएगी। रीजन क्या है, हर परिवार काम कर रहा है। जिस दिन हर परिवार काम करेगा, अपने आप वहां का सोसाइटी काम करने लग जाएगा। आज मथुरेश अपने कॉलेज में बोले चलिए आइए हम सबको एक पेड़ लगाना है। अगर किसी की सोच ऐसा क्या होगा, बोलिए ये सब लोग बाहर में देखेंगे लगा पे। तो यहाँ पे सोच ये चीज की, अपने समाज को हम सम्मान देने से पहले खुद सम्मान देना सीखे, क्योंकि जैसे हमें पाया गया कुछ भी परमानेंट नहीं है यहाँ पे। जब तक हम यहाँ पे हैं तब तक ही हम अभी बातें कर रहे हैं। हमको क्या देके जाना है, एक अच्छी यादें देके जाना है। जैसे एक सर ने बहुत अच्छा बोल कर गए, बहुत अच्छी बातें लगी, प्रहलाद सर बोलिए, आप पटेल सर, बहुत आप लोग इतनी अच्छी बातें शेयर किए हैं, बहुत बड़ी बात है। बट लेकिन ये चीज मेरी सबसे गुजारिश है, यहाँ पे अपने बच्चों को हमको ट्रेन करना है। ये जनरेशन को हम तभी ट्रेन कर सकते हैं, उसके लिए हमको बेस्ट एग्जाम्पल घर में होना है। हमको भी देखना है कि हम किस तरीके से क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं हमारे बच्चे हमको ही फॉलो करते हैं। और ऑब्वियसली के बाद तो शिक्षा है, स्कूल है, वो सब आता ही है। बट लेट अस टू जस्ट बिकम द बेस्ट मॉडल फॉर दिस कंट्री, फॉर आवर होम। हम अपने परिवार में ही एक अच्छे मॉडल नहीं बन पा रहे हैं, तो हम बाकी दुनिया के आगे क्या बन पाएंगे। ये प्रकृति हो या कोई भी जब इशू आता है, तो मैं यही चीज सोचती हूँ, हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, तभी जाके हम आगे जाकर कुछ भी कर सकेंगे। सो धन्यवाद सुरेश सर जी, बहुत अच्छे टॉपिक को आप लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का जनरेशन और हम सब, सर सबसे पहली बात है, हम सबको अपनी जिम्मेदारी लेने का बहुत जरूरी है इन सब चीजों को, ताकि हमारे बच्चे हमसे सीखे। मैं अगर राइटर हूँ तो मैं कोशिश करूंगी मेरी बेटी भी राइटर बनेगी। कब? क्योंकि मैं खुद लिख रही हूँ, तभी वो लिखेगी। मैं पेड़ में पानी डालूंगी तो वो भी मेरे को देख के डालेगी। तो वैसे बोलते हैं ना, किसान का बच्चा कहीं ना कहीं किसान रह ही जाता है, भले वो कितना बड़ा भी साइंटिस्ट क्यों ना हो जाए, क्योंकि वो अपने माँ बाप को देखा है बचपन में इतना मेहनत करते हुए। So thank you for giving me the time and I took lot of time also. Thank you तुलसी जी, आपने बहुत ही छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझाया। कहते हैं जिंदगी की योजना बनाने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, जिंदगी की योजना बनाने के लिए तो जिंदगी पड़ी है। अभी वो जो लम्हा है उसे संभाल लो जहां जिंदगी खड़ी है। आज हमें हर हाल में नेचर को बचाना है और इसके लिए हमें कार्य करना है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले हमारे वक्ता मिस्टर नितिन शर्मा, जो कि हमारे फरीदाबाद से ही हैं, और हमारे यहाँ सर एक वृक्षारोपण एक पहल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके फाउंडर मेंबर हैं, और ये गत वर्ष से बहुत सारे प्लांटेशन, जिसमें मैं भी उनका हिस्सा हूँ, हम लोग यहाँ प्लांटेशनिंग करते हैं। और प्लांटेशन करने के बाद उसका संरक्षण जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उनमें ये काफ़ी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। और ये एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑडिट नेटवर्क बैंक यूके से। तो मैं मिस्टर नितिन शर्मा को बुलाना चाहूँगा कि आप आएँ और अपने बारे में और अपने संस्था के बारे में और नेचर के बारे में 2 शब्द कहें।
मिस्टर नितिन शर्मा। सबसे पहले मसले की बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर को देने के लिए, और प्रहलाद सर का और बाकी सब गणमान्य लोगों का हाथ जोड़कर अभिनंदन कि बड़े मंच पे मुझे मौका मिला कुछ अपनी बातें रखने का और कुछ अपने विचार रखने का। तो ये टॉपिक इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये अपने आप में बहुत बड़ी बहुत बड़ा वो है, चैप्टर है या एक बहुत बड़ा समावेश है, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना है। इसमें अलग अलग तरह के कार्य जैसे इरोजन कंट्रोल, जिसमें हम सॉइल इरोजन कंट्रोल करते हैं, या फिर रिफॉरेस्टेशन जैसे जिसमें हम फॉरेस्ट को प्रॉपर तरीके से दोबारा उपजाते हैं नेटिव स्पीशीज से, रीवेजिटेशन है और वाटर बॉडी क्रिएशन है, और ये सारी चीजें इसमें आती हैं। हमारी संस्था ने हमने करीब 3 साल पहले इस कार्य को शुरू किया था। तो हमने एक बहुत छोटे लेवल पे शुरू किया था। हमने एक बहुत ही अबंडेंट लैंड को थोड़ा क्लीन करा के उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ पीपल, कुछ बरगद और कुछ नीम के ऐसे पेड़ लगाने शुरू किए थे। धीरे धीरे हम इस मुहिम को जैसे आगे बढ़ाते चले गए और हमारे साथ और लोग जुड़ते चले गए, साथी जुड़ते चले गए, जिससे हमने इस मुहिम को युद्ध स्तर पे काम करना शुरू कर दिया। पूरे एरिया में हमने इसको फैला दिया। पिछले साल कोविड के टाइम पे ही हमारी टीम ने, जो जुझारू टीम है, जिन्होंने कम से कम 1000 से ज्यादा वृक्षों को पूरे एरिया में लगाया। इस साल का भी टारगेट हम 2000 वृक्ष लेके चल रहे हैं। जैसे ही मानसून खुलेगा तो भी हम स्टार्ट करेंगे। हमारी एक और सहयोगी टीम है जो सीड जर्मिनेशन का काम करती है। हम लोगों से सीड्स कलेक्ट कर लेते हैं। अगर किसी जैसे किसी ने कुछ फ्रूट खाया, कुछ खाया, उनके सीड्स बच जाते हैं, हम वो सीड्स उनसे ले लेते हैं। उन सीड्स को फिर हम मैन्योर में, सॉइल में मिलाकर उनको फिर जर्मिनेट करते हैं छोटे छोटे कप्स के अंदर, छोटे छोटे बकेट्स के अंदर, छोटे छोटे गमलों के अंदर। जब वो वृक्ष या पौधे निकलने लग जाते हैं उस जर्मिनेशन में, हम उनको फिर प्लांटेशन के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो एक ये तरीका है जहाँ पे हम जैसे फूड वेस्ट में से जो बीज निकलते हैं उन बीज को यूज करके प्लांटेशन का काम शुरू करते हैं। एंड मेरे ख्याल से रिफॉरेस्टेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इस रिफॉरेस्टेशन से आप एटलीस्ट कोई इकोलॉजिकल सिस्टम डिफाइन कर देंगे जो एक हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जो हमारे आसपास के वातावरण को इस स्तर तक नीचे ले आता है, जिससे हमारी ओवरऑल जो वातावरण है उसको अनुकूल बना देता है, ताकि यहाँ पे प्रॉपर बारिश हो पाए या वर्षा हो पाए। तुम्हारा माइक म्यूट करो, म्यूट करो तुम्हारा माइक जी। तो हमने जो रिफॉरेस्टेशन या प्लांटेशन का ऑप्शन चुना, इसका पर्पस ये था क्योंकि हमें ये लगता था कि प्रकृति हमेशा शुरू ही प्लांट होती है, वृक्ष होती है। तभी अभी हमारे सम्मानीय वक्ता ने कहा था कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान। तो हम इस तरह से कर रहे हैं कि हम एक मुहिम लेके चलते कि हर व्यक्ति एक पेड़ जरूर लगाए। तो हमारे ये मुहिम है, हमारे सेक्टर में, हमारे एरिया में, जहाँ हम हर किसी को आग्रह करते हैं, जैसे कोई मॉर्निंग वॉकर्स है या कोई सुबह वॉक पे निकले हैं, हस्बैंड वाइफ है, अंकल आंटी है, जो भी हम हमारे मिलते हैं, हम उनको इन्वाइट करते हैं, उनके हाथों से वृक्ष लगवाते हैं, उनसे पौधा लगवाते हैं, जिससे उस पौधे के साथ उनका एक अटैचमेंट हो जाए, उनके साथ जुड़ा होने का उसको देखता है। पौधा लगाने के साथ साथ जैसे मदरेज के रेगुलेशन किया था कि उनको प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। वी हैव स्प्रे एनिमल्स और यहाँ पे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, हम जहाँ रहते हैं, तो हमें उनके लिए प्रॉपर ट्री गार्ड अरेंज करने पड़ते हैं। तो हमने एक ऑप्शन चुना, हमने लोहे के आयरन बार मंगवा के उनसे ट्री गार्ड बनाए। तो वो एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था हमारी टीम के लिए कि हम सिर्फ लोहे के जाल मंगा के उनको उससे ट्री गार्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि आप जब प्रकृति के लिए काम करते हैं, प्रकृति आपको चुन लेती है काम करवाने के लिए, फिर वो अपने आप आपको रास्ते बना देती है। तो एक ये बहुत ही अच्छा वे लगता है, जिससे आप जब आप करने लगोगे तो आपकी चीजें आपके डायरेक्शन में अपने आप करने शुरू कर देती है और आपको रास्ते में मिल जाते हैं, साधन में मिल जाते हैं। इसमें मैं राकेश भड़ाना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि ये हमारे वहाँ के पार्षद जी हैं और इन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया, चाहे वो पानी के लिए हो। जैसे हमारे यहाँ पानी की कई बार बड़ी दिक्कत होती है, तो हमें प्लांट्स को करने में पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो जैसे हमारे पार्षद जी ने प्लांटेशन के टाइम पे पानी के लिए बहुत ही एक अच्छा अरेंजमेंट कराया, हमारी टीम ने जगह जगह वाटर टैंक लगवा दिए। तो इस तरह से हमने अपनी आपकी मुहिम को बिल्कुल जारी रखा और ये मुहिम हमने पूरे छोटे से करते करते पूरे सेक्टर में चला दिए। और अब उम्मीद ये है कि हम इसको ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे और काम करते रहेंगे। साथ ही साथ जहाँ पे भी हमारा कोशिश होगी कि जैसे हमारे आसपास अरावली फॉरेस्ट रेंज पड़ती है जो हमारे घर के पास है, वहाँ पे बहुत ज्यादा कीकर है। अगर आप कीकर को बोलेंगे, कीकर एक विलायती कीकर है, इसको बोलते हैं प्रोटोसिस यूनिफ्लोरा। ये कीकर जो है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 1990 में EU यानी यूरोपियन यूनियन की मदद से पूरे अरावली रेंज में करा दी। इसकी वजह से धाऊ, कदम, इस तरह के जो नेटिव प्लांट्स थे हमारे अरावली के, वो सारे विलुप्त हो गए, क्योंकि विलायती कीकर को बहुत कम पानी चाहिए, बहुत कम सॉइल मैन्योर चाहिए अपने आप को ग्रो करने के लिए, और ये हमारा वाटर कंजर्व को खत्म कर देती है। तो हमने ये जो अपना प्लांटेशन शुरू किया, हमने सबसे पहले कीकर को हटाए। तो धीरे धीरे इस प्रोसेस में भी लगे हुए कि इन कीकर को हटा के इनको नेटिव प्लांट्स में
रिफॉरेस्ट कर रहे हैं, हमको उपजा दे। तो इस तरह के प्रोसेस चल रहा है। हम धीरे धीरे नेटिव प्लांट की भी नर्सरी बनाने की तैयारी में, जिससे हम धीरे धीरे उन सबको पोस्ट कर पाए, ताकि उसके बाद उनको नेटिव जो भी प्लांटेशन के लिए जगह जगह लगा पाए। तो इस तरह से ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। आशा करते हैं कि कार्य ऐसे चलता है, हमें सबका सहयोग मिलता है और ऐसी हम प्रकृति माँ की सेवा करते हैं। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस मंच में बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, आपने काफ़ी प्रैक्टिकल बातें करी और हम लोग तो देख ही रहे हैं जो यहाँ हो रहा है हमारी कॉलोनी में, हम सभी मिलकर काम कर रहे हैं। और सर मैं अभी नहीं बोलना चाह रहा था, जब लास्ट ईयर हमने सर शुरू किया था यहाँ पर प्रोग्राम करना, तो हमने संकल्प पर्व से शुरू किया था और संकल्प पर्व हम मनाते हैं प्रहलाद सर के बर्थडे में। मतलब 28 जून से 12 जुलाई तक का जो पखवाड़ा था वो संकल्प पर्व के रूप में हमने मनाया था। उसके तहत हमने यहाँ सर प्लांटेशन शुरू किया था और सामने हमने वो स्लोगन भी लिखवाए थे जो सर ने स्पीड किए थे। वो सारा अभी भी लिखा हुआ है सामने पार्क में, वृक्षों की यदि करोगे रक्षा तभी बनेगा जीवन अच्छा, प्राणवायु देते हमें बरगद पीपल नीम, ऐसे मिल करके कई स्लोगन। तो ये सब आपको विदित हो। और सर कहते हैं अगर मदद की सीमाएं लांघोगे, अगर मदद की सीमाएं बांधोगे तो मुश्किलों की सीमाएं कैसे लांघोगे। तो यहाँ सब मिल के एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे कहा कि हमारे पार्षद साहब हैं, अपनी विधायिका जी हैं, और भी लोग हैं जो स्थानीय लोग हैं, सबने मदद की, तब हम लोग ये पार्क डेवलप कर सके। और काफ़ी अच्छा पार्क बना दिया था सर संकल्प पर्व के बाद। एनीवे, तो आगे इस कड़ी को हम बढ़ाते हुए हमारे साथ हमारे मित्र सखा या हमारे सीनियर जो हमेशा मित्रों हमसे व्यवहार करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से श्री संजय सिंह सर जुड़े हैं जो वहाँ जियो मैकेनिक्स है। आप पर्थ ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप आएँ और पर्यावरण के बारे में कैसे इकोसिस्टम रिस्टोरेशन हम कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी, आपने काफ़ी काम किया है, आप जियोलॉजिस्ट हैं। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे साथ मगन भाई पटेल सर भी हैं, आपके गुरु और सीनियर्स तो वही है। तो प्लीज़, और उसके पहले सर मैं बताना चाहूँगा हमारे साथ धनंजय द्विवेदी हैदराबाद से जुड़े हैं, जतिंदर हो रहा है, रणधीर राठौर हैं, काफ़ी लोग हैं सर जो अपने छात्रावासी, गिरधर माथनकर जी हैं, वो सर थोड़ा इसके बाद आपसे बात करेंगे, कुछ उनके सुझाव है देना चाहेंगे, रिक्वेस्ट किया उन्होंने। तो हाँ संजय सर प्लीज। थैंक यू मधुरेश, नमस्कार सबको। एंड मेरा मैसेज शुरू होता है कि बी हम्बल, बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल। चाहे वो प्रकृति हो, हमारे सारे आदरणीय यहाँ बैठे हमारे मित्र हो, उनसे हमें ज्ञान मिल रहा, प्रकृति से तो हमें सब मिल रहा, या परिवार जहां से हमें नाम, प्रेरणा, रिसोर्स मिलते हैं हमारी अपने जीवन के लिए। इसके साथ में स्क्रीन दिख रही है मधुरेश? हाँ दिख रही है, अभी प्रेजेंट हो रहा है। हाँ मधुरेश स्क्रीन दिख रही? हाँ दिख रही है, प्रेजेंट करिए आप। हाँ लेकिन एक सेकंड, नहीं तुम्हारा विजुअल बेस क्लियर है, बोलो संजय। ओके सर, ठीक जी, बी ग्रेटफुल। थैंक यू। तो जब कल मधुरेश ने मुझे बताया इस फंक्शन के बारे में, और लास्ट ईयर भी हम इन्वॉल्व हुए थे इसमें, और ऑब्वियसली कि मैं दिल से इस चीज को मानता हूं कि हमारी सच में सबकी ड्यूटी बनती है। तो आज मैं अपनी स्पीच में लेके आया हूं स्टोरीज जो हम सबको प्रेरित कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा ग्लोबल स्टोरी से। सबको पता है ओजोन की कहानी या कितनी जरूरी है और कहाँ कैसे प्रॉब्लम हुई उससे, कि हमारे सारे इंडस्ट्रियल या हमारे पर्सनल यूज से ओजोन रिलीज होकर स्ट्रेटोस्फीयर जाती है, फिर वहाँ यूवी उसको क्लोरीन निकालती है, क्लोरीन ओजोन से रिएक्ट करती है, तो यूवी होल बनते हैं और उससे यूवी वापस जमीन में आती है, जिससे लोगों को स्किन कैंसर स्पेशली ज्यादा बढ़ जाती है। तो स्टोरी जब लोगों ने देखी या कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया इस चीज को, तो 1987 में 24 कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट किया कि कैसे इसको CFC जो है, जो कंपाउंड है, कम किया जाए, और वो एग्री हुए कि हम बाई 2050% रिड्यूस कर देंगे। उन्हें सक्सेस मिली। 1996 आते आते तक 180 कंट्री इस चीज में शामिल हो गए। करीब 96 प्रोडक्ट जो है, जो कंपाउंड है, जो ओजोन को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे,
उसका कंसंट्रेशन को कम कर रहे थे, उसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आती हैं वो धरती तक सीधे आ रही थी, उसको कम करने में मदद मिली। तो हम देख सकते हैं इस ग्राफ में कि शुरू में देखिए ये ऑक्सीजन, ये ओजोन का कंसंट्रेशन कम होता चला जा रहा, मात्रा कम होती जा रही है हमारे एनवायरमेंट में, और स्पेशली अंटार्कटिका के ऊपर एक बड़ा सा होल बन गया था। तो सदर्न जो पोल है इधर पे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी। तो जब ये 1987 के बाद से जो शुरू हुआ तो देखिए ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ, और बाई 2000 जैसा कि उन लोगों ने तय किया था उन कंट्रीज ने उस समय, जैसे ही वो सारे प्रोडक्शन उन कंपाउंड्स के कम हो गए, ओजोन की जो परसेंटेज है ये रेड का हम देख सकते हैं कि वापस बढ़ना शुरू हो गया, और करते 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 ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये तो आगे अभी जाके, लेकिन हम ये यहाँ ऑलरेडी हम यहाँ आ चुके हैं, ये इंक्रीमेंट है। दूसरी कहानी जो हमसे पहले हमारे आदरणीय सभी वक्ताओं ने किसी न किसी रूप में लेके आए कि प्रकृति का ख्याल रखना सबकी जिम्मेदारी है। आज मैं सुबह निकल के गया और ये खुद से पिक्चर कलेक्ट करके लाया, क्योंकि मैं रोज वॉक करता हूँ, कभी ये रिवर के किनारे या बीच के किनारे। तो मैं बात कर रहा हूँ लेफ्ट साइड में कि वहां पे जैसे भी कहीं पे भी होता है ये कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो रिसोर्स जो है प्रकृति से ले लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरी जो स्पीसीज है उन्हें उसका प्रॉब्लम होती है। तो ये ब्लैक स्वान यहाँ की रिवर में रहती है। जब लोगों ने यहाँ रोड बनाई, आना जाना ज्यादा हो गया, उनकी अपनी लाइफ इम्पैक्ट होने लगी, तो कम्युनिटी ने रिकॉग्नाइज किया और अब एक ही आइलैंड टाइप का बना रहे हैं रिवर के अंदर, तो जिससे वो जमीन से थोड़ा हटके रहेगा और वहां वो अपनी जो उनको टाइम है, रेस्टिंग का टाइम है या उनके ब्रीडिंग का टाइम, वो कर सकते हैं। दूसरी राइट साइड का जो है ये बीच में भी वही कि जब कार पार्क बनाए गए, बीच में पब्लिक की सुविधा के लिए चीजें बनाई गई, तो वहां का जो ड्यून्स है वो खराब हुए, वहां की जो नेटिव वेजिटेशन है वो खराब हुई। उसकी वजह से बहुत सारे जो जीव जंतु उनसे जुड़े हुए थे, वो एक फूड साइकिल था या जो इकोसिस्टम था, तो कम्युनिटी और जो लोकल काउंसिल है वो सब ने मिलके वापस वो पूरे के पूरे बीच के किनारे जितना भी बड़ा सा एरिया था जहां से भी खराब हो गया था उसको रिस्टोर किया। करीब 400 प्रकार के जीव जंतु, पौधे, पक्षी सब यहाँ से किसी ना किसी रूप में फायदा लेते हैं। तो ये हो जाता है लोकल लेवल पे भी, जब किस तरीके से लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि प्रॉब्लम है और अपनी जिम्मेदारी समझ के आगे बढ़ते हैं, तो हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं। ये लोकल वाली कहानी हो गई। अब मैं बात करता हूं जैसे पर्सनल हमारी भी जिम्मेदारी होती है, तो उस कहानी में मैं ये बता रहा हूं कि 8 साल पहले करीब मेरे एक कलीग ने ऑफिस में एक कहानी शेयर की कि विनेगर जो है वो बहुत काम की चीज है और बहुत सारे केमिकल्स को हटा सकता है। तब से वो इतनी इम्प्रेस हुई मुझे बात, ये बुकलेट मैंने देखी, पढ़ी और रेफरेंस के लिए रखता हूँ, और उस दिन से मैंने कोई भी दूसरे केमिकल्स नहीं लेके आया, सिर्फ विनेगर लेके आता हूँ। इसी से मेरे बेंच टॉप को क्लीन करना है, इसी से मेरे टॉयलेट क्लीन होते हैं, इसी से मेरे जो मोबाइल को क्लीन करना है तो वो भी मैं कर लेता हूँ, कार में यदि मुझे क्लीन करनी है तो ये कर लेता हूँ, ऑर्डर को दूर करना है तो ये कर लेता हूँ। तो कहना चाहिए कि एक हमने कितने सारे केमिकल्स को अपने घर से अलग कर दिया। उस बहाने हमने जो है प्रकृति को कहीं ना कहीं थोड़े से भी रूप में, जो एक बिल्कुल बहुत ही माइन्यूट है लेकिन कहीं ना कहीं हुआ। इसी तरीके से हमने डिश वॉशिंग के लिए वो वाले हम डिटर्जेंट ना लाके एक लिक्विड लेके आते हैं जिससे कि वाटर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम यदि वापस जाएं इंडिया के टाइगर प्रोजेक्ट, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, उसके बाद से आज हम देख सकते हैं कि इंडिया में टाइगर्स की कितनी ज्यादा मात्रा बढ़ चुकी है। हम ऑस्ट्रेलिया में यहाँ देखें वापस कि ग्रेट बैरियर रीफ है, दुनिया की सबसे बड़ी जो कोरल बनाती हैं, उनके कलर जाने लगे थे। उनके लिए इन्होंने वापस लोगों को अवेयर किया, फैक्ट्री से या जो भी केमिकल्स उधर से जा रहे थे उनको रिड्यूस किया, वापस उनके कलर आने लगे। कहने का ये है कि हर इंडिविजुअल, हर लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल, ग्लोबल, सब अपने अपने लेवल पे जिम्मेदार हो सकते हैं और कर सकते हैं चेंज इकोसिस्टम को। ये प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। ये जो मैंने स्टोरी शेयर की, ये सारी स्टोरी उस चीज की गवाह है। हमें सबको इंकरेज होना चाहिए, हर दिन प्लांट लगाना, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है संरक्षण करना उनका। तो बहुत ही जरूरी है सब चीज। और जैसा कि सबने कहा कि सबकी जिम्मेदारी है, मैं कोट करूंगा गायत्री परिवार के श्री राम शर्मा जी ने कहा था कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो ये हर बात हर युग में लागू होती है, आज भी उतनी इंपॉर्टेंट है ये, और बल्कि ज्यादा है, क्योंकि हमने सच में बहुत ज्यादा दोहन किया है। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम पे बैक करें। मेरी तरफ से सबको अभिनंदन, प्रणाम। बहुत अच्छा लगता है इस मंच में आके और शेयर करने में, और बहुत सारा ज्ञान मिलता है यहाँ से लेके जाने के लिए। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। जैसे कि वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, उसका मुख्य उद्देश्य अवेयर करना है, तो सही तरीके से आपने अवेयर किया भी हम लोगों को विनेगर के प्रति।
हम लोगों को ये शायद जानकारी नहीं थी, मुझे तो नहीं थी और लोगों को रही होगी। और सर हम लोग आज हमारे सारे वक्ता बोल चुके हैं और हम इंटरेक्शन या क्वेश्चन का सेशन शुरू करें उसके पहले सर मैं हम सब की तरफ से हमारे पर्यावरण के पुरोधा जो कुछ दिन पहले लगभग 21 मई को नहीं रहे, श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण के प्रति समर्पित कर रखा था, उनके प्रति हम सभी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इन्हें अपने श्री रणों में स्थान दे। और इसी के साथ मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि किसी के मन में कोई क्वेरी हो। हाँ, माथानकर सर थे, गिरधर जी अनम्यूट करिए, आप कुछ बोलने वाले थे, प्लीज। जी धन्यवाद, मुझे इस मंच पर और आज के विशेष दिवस पर बोलने का अवसर मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदरणीय प्रहलाद सर है तो मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट का एक मजबूत खंभा यहाँ पर है। मैं वहां पर 2-3 बातें पहुंचाना चाहता हूं। पटेल सर, पूरे देश में स्वच्छता मिशन को लेके स्वच्छ भारत अभियान चला और शहरों के बीच में ग्रेडिंग होने लगी और फिर इंदौर वालों का हमेशा फर्स्ट आता है, फिर किसी का सेकंड आता है वगैरह वगैरह। इससे शहरों को ठीक करने के लिए ये बहुत अच्छी एक सिस्टम बनी है। तो इसी पैटर्न पर गांवों के लिए एक सिस्टम बन सकती है जो अपने इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए उपयोगी हो सकती है। मैं तो चूंकि यहाँ शहडोल में रहता हूँ, गांव में आते जाते रहता हूँ और जिस रोड से जाता हूँ तो रोड के दोनों किनारे मैं अभी जिस चीज की बात कर रहा हूँ, नए पौधे लगाना एक विषय है, वो शहर के लोग लगाएं, लेकिन गाँव में ऑलरेडी इतने सारे पलाश के पौधे लोग ठूट कर देते, उनको बढ़ने नहीं देते, नीम के पेड़ को मरोड़ देते हैं। तो विलेज लेवल पे विलेज के जो ज्यूरिडिक्शन है उसका रिमोट सेंसिंग मैप लेके और हर पंचायत को सेंसिटाइज किया जाए और उनको बताया जाए कि आपकी कैनोपी या आपकी ग्रीनरी की ये ग्रेडिंग है। उनको सेंसिटाइज किया जाए, उनको बताया जाए ये हमारे यहाँ की रिमोट सेंसिंग का ये पैटर्न है कि हम कितने, क्योंकि कम्युनिटी बेस्ड एफर्ट्स महाराष्ट्र में 2 जगह कोट कर सकता हूँ, तो रालेगंज सिद्धि और दूसरा ह्यूरे बाजार, दोनों जगहों पे पंचायत के माध्यम से रिमार्केबल काम हुआ है। और वहां तो पहले एकदम जंगल था, नंगा पेड़ था, नंगा मतलब पर्वत था, अब एकदम ग्रीनरी हो गई। क्यों? क्योंकि पूरे पंचायत को उन्होंने इकट्ठा कर दिया, सेंसिटाइज कर दिया। और फिर अपन ये गाँव की जो ये ग्रीन मैप कह लीजिए उसको, जो रिमोट सेंसिंग के थ्रू इसका पीरियोडिक डेटा ले, मतलब क्वार्टरली ले ले या हाफ एनुअली ले ले, एनुअली ले ले, इसको रिकॉर्ड करें और जो सबसे अच्छी पंचायत इसमें परफॉर्म करेगी उसको अप्रिशिएट करें। तो ये एक प्रोग्राम हो सकता है, क्योंकि ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने काम शुरू कर दिया है जी, और सभी पंचायतों में इस विकल्प के लिए साइट भी आइडेंटिफाई हुई है। कहीं तेज गति है, कहीं कम गति है, ये बात सही है, लेकिन प्रारंभ हो गया। नहीं, मेरा उद्देश्य ये था कि रिमोट सेंसिंग के थ्रू उसका डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 स्टेट थे, पूरे देश में इसको शुरू किया है। दूसरी बात मैं जो करना चाहता हूँ, पॉलीथीन रिसाइकल की बात आई। भोपाल में एक इम्तियाज अली है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपने यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन का भी काफी काम चलता है। गडकरी जी के माध्यम से काफी रोड तेजी से बन रही है। इसमें इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट के रूप में पन्नी को बारीक करके मिलाया जाए और लोगों को लोग पन्नी इकट्ठे कैसे करेंगे जब उनको पता चलेगा कि ये हम बेच सकते हैं, मतलब इसके पैसे मिलते हैं। क्योंकि 2 साल पहले विश्व पर्यावरण दिवस पर यहाँ मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के शहडोल ऑफिस में हमें बुलाया गया, तो वहां पर एक सज्जन था, बोले जबलपुर से पन्नी का ये जो कचरा है, मतलब बारीक टुकड़े रोड में मिलाने के लिए, वो मतलब जब डामर के साथ मिला के जबलपुर से मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इस कमेटी में था तब तमिलनाडु ने शुरू किया था। बाद में माना गया कि पानी के रिचार्जिंग में ये प्रॉब्लम करेगा। अब उसको इसलिए जितनी भी सीमेंट फैक्ट्री और बाकी जगह पर है सिंगल वेस्ट प्लास्टिक और बाकी सब आजकल सारी उसमें रिफाइनरी में या फिर सीमेंट फैक्ट्रीज की उसमें बेच दिया जाता है पैसे से खरीद कर। ये दोनों प्रयोग थे, लेकिन तमिलनाडु ने इसमें किया था रोड को लेकर और उन्होंने बाकायदा डामर के साथ मिलाकर किया था, लेकिन अल्टीमेट बाद में लगा कि नुकसानदेह ही होगा। तो आजकल सीमेंट की जितनी फैक्ट्रियां हैं उनके बाजार में बेचने का तय हुआ। जी धन्यवाद। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद गिरधर जी, सर ने आपकी शंकाओं का समाधान किया। मधुरेश जी जी 1-2 पॉइंट्स और छोटे छोटे। अच्छा,
आप सर गिरधर जी आप ना लिख के दीजिए, हम पहुंचा देंगे और हो जाएगा, क्योंकि समय का अभाव, समय की मर्यादा है। ऐसे समय एक ही क्वेश्चन पूछना चाहिए सबको, बाकी मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं गिरधर जी, लेकिन समय की मर्यादा है, माफ करें। और जैसे कि यदि हम डेटा देखें तो हमें जानकारी मिलती है कि लगभग 79 मिलियन पीपल जो आज भूख से मतलब तड़प रहे हैं, मतलब भूख से प्रभावित है, हंगर प्रॉब्लम सफर कर रहे हैं, और 1.2 बिलियन पीपल स्ट्रगलिंग फॉर वाटर प्रॉब्लम इंक्लूडिंग अस। हमारी सर सैनिक कॉलोनी एनसीआर फरीदाबाद में है, लेकिन पानी का असर त्राही त्राही है। अब लेकिन इसमें बस हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने अधिकारियों से, वो भी असहाय रहते हैं। एनीवे, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो अन्यथा हम आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं। सर सभी वरिष्ठ जनों को, मनीष शर्मा मैं बोल रहा हूँ भोपाल से। नमस्कार मनीष जी। जी मेरा सिर्फ ऐसा कहना, ऑब्जर्वेशन है, जब भी हम पर्यावरण की बात करते हैं तो तुरंत हम वृक्षारोपण की तरफ चले जाते हैं, जबकि हम कंज्यूमरिज्म जो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है कंज्यूमरिज्म का, पूरा विश्व में अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा और छात्रावास में 98 से लेकर 1994 तक रहा। तो सर जो हम लोग को जो पढ़ाया गया कि कंजम्पशन जितना ज्यादा होगा यूटिलिटी उतना ज्यादा बढ़ेगा, तो मैटेरियलिज्म की जो बात होती है वो अब धीरे धीरे बदल रहा है। जो गांधीयन अप्रोच है, जो मार्क्स प्रोडक्शन और कंज्यूमरिज्म के अगेंस्ट है, हमको वापस उसी तरफ जाना पड़ेगा। और हर एक आदमी अगर रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल की जो फिलॉसफी है उसको अपनाए, हम जो है, हमें टीचर है सर, तो महीने में हमारा 5-6 पेन लग जाता है, साल में हम 100 पेन बर्बाद कर देते हैं, फिर नया 100 पेन खरीदते हैं, फिर उस नए 100 पेन को बनाने के लिए जितना एनर्जी कंजम्पशन होता है, उस एनर्जी कंजम्पशन के कारण एनवायरनमेंट में जितना पोल्यूशन जाता है, सिर्फ मैं पेन की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से सैकड़ों और लाखों सामान ऐसा है जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है जानते हुए भी। तो सबसे बड़ा अवेयरनेस, अगर हम ये सब कोई जानते हैं रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल, लेकिन उसको अडॉप्ट नहीं करता अपनी लाइफ, सिर्फ अवेयरनेस से नहीं होगा, प्रैक्टिस भी होना चाहिए। तो नॉलेज भी हो, अवेयरनेस भी हो और प्रैक्टिस भी हो। तो हम सिर्फ के और ए तक चले गए, एप्टीट्यूड तक चले गए, प्रैक्टिस पर नहीं जाते। जिस दिन से हम 50% लोग प्रैक्टिस पर जाने लगेंगे तो हमारा जो कार्बन फुटप्रिंटिंग है, जो एनर्जी जो सेविंग है, और जिस तरह से हम पर्यावरण में जो इमिशंस, जो पॉइजनस गैसेस का इमिशन हो रहा है, उसको हम कम कर सकते हैं। तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मल्टीफेस्टेटेड हमको बेनिफिट मिल रहा है। पेड़ तो लगाना ही है। मनीष अपना कैमरा ऑन करो पहले। नहीं ये बैठा कैमरा ऑन करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा सर। अच्छा, अरे हमें ठीक है भाई, हमने हर तरह से देखा है आपको, टेंशन ना लो। मुझे लगता है कि सुझाव अच्छा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि नेगेटिविटी छोड़नी चाहिए। तुलसी नंदन हमने भी कहा, अपने प्रतीश ने भी कहा, मुझे लगता है कि अगली बार जब भी अपन 1 साल बाद मिलेंगे तो जरा अपना अपना हिसाब देंगे तो ठीक रहेगा कि हमने इतना किया। नेगेटिविटी क्यों रखना कि कौन नुकसान करता है, कौन फायदा करता है। मैंने अपने जीवन में क्या किया, साल भर में क्या किया, हम बहुत अतीत में ना जाए, जहां से शुरू होंगे वहां बेहतर होगा, ये ज्यादा बेहतर। और जहां तक जो हम गार्डियन फिलोसफी की बात करते हैं, देखिए रिवर्स एकदम नहीं लग सकता है, हमें दोनों के बीच में समन्वय के साथ आगे बढ़ना होगा। क्योंकि आप कहो किसी के पास कोई कार से चल रहा है, आप ही नौकरी करते हो, आप नहीं छोड़ पाएंगे, नुकसान होने के बाद भी आप चलाने वाले हैं। तो चीजों को मिनिमाइज किया सकता है, एकदम फुल स्टॉप करने वाला एक वर्ग होगा, कुछ परसेंटेज होगा जो फुल स्टॉप कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है बात करते समय हमको अपने परिस्थिति को भी देखना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ क्या, तो बात अच्छी लगती है। जी सर, थैंक यू सर। लेकिन गांधी जी ने मनीष जी अपन बात करेंगे, एक्चुअली ना सर को जाना है, बहुत वैल्यूएबल इनपुट है कि हम सब अपना अपना अकाउंटिंग करें और साल भर बाद अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सर को अभी ना दूसरी मीटिंग में जाना है, बार बार सर के ऑफिस से फोन आ रहा है। तो सर आपने हम लोगों को इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। और आप तो सर हमेशा ही देते हैं, आपको धन्यवाद देना भी मतलब ठीक नहीं है क्योंकि घर के ही है। और आपका बहुत बहुत सर हम सबकी तरफ से आपको प्रणाम। और सर इसी तरह क्या हेमदत्त के आउट हो गए या नहीं है सर, है सारे लोग सर, ये जैन सर हैं, पीके जैन सर हैं, और नरसिंहपुर से आनंद राय सर है, अखिलेश मिश्रा है, एमपी साहब भी दिख रहे थे, अब सुन पा रहे हैं क्या मुझे? नहीं सर नहीं है, अभी नहीं देख पा रहे। चलिए, जो हमारे सीनियर्स हैं उनको प्रणाम, बाकी सब आप लोगों को नमस्कार। नमस्कार सर, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ नमस्कार सर, प्रणाम सर, हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे सर। जी आप प्रणाम सर, बाय। मथुरेश जी, मैं एक पॉइंट बोल रहा था आदित्य जी की बात पे कि हम अगर ये देखें, बिल्कुल जैसा प्रहलाद सर भी बोल के गए थे कि हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर हम ये देखने लग जाएंगे कि दूसरा क्या कर रहा है या दूसरा क्या कर सकता है,
उससे ज्यादा जरूरी है कि हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सेल्फ रियलाइजेशन। और पहली बात सर क्या है, यदि आप रीयूज नहीं कर सकते कोई चीज तो रिफ्यूज कर दीजिए, तो आधी समस्या साल हो जाएगी। रिफ्यूज इफ यू कैन नॉट रीयूज। अच्छा, अभी हम लोग अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा फिर डिस्कस करेंगे क्योंकि लोग काफी छोड़ के जा रहे हैं, तो क्योंकि काफी समय हो गया है, हमारा प्रोग्राम 4 बजे तक का था। तो कंक्लूड रिमार्क के लिए मैं डॉक्टर ज्योति जैन को बुलाना चाहूंगा। तो डॉक्टर ज्योति जैन प्लीज गिव अस कंक्लूडिंग रिमार्क आज। फिर रिमेन थिंग, जस्ट अ मिनट, रिमेन थिंग अपने डॉक्टर रणधीर सिंह राठौर हैं, रजिस्ट्रार श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के, हमारे बीच उपस्थित हैं। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी करेंगे कंक्लूड। हाँ ज्योति मैम। धन्यवाद भैया, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। मैं सबसे पहले आज जिस विषय पर हम एकत्रित हुए, विषय मंथन था पर्यावरण दिवस, और पर्यावरण दिवस में हम आज जो थीम लेकर चले थे इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, उस पर हमारे विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, उनका सारभूत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले मैं प्रस्तुत कर रही हूँ हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल, जो पर्यावरण संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से हैं। उन्होंने अपनी बातों में हमें अपने उद्बोधन के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि हमें किस दिशा में जाना है। उन्होंने कहा कि हम वृक्ष लगाना, वृक्षारोपण तो ठीक है, पर हम उनके संरक्षण की दिशा में किस तरह से बढ़ रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण है रोपण, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण उनका संरक्षण। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि वस्तुतः ये क्यों कर रहे हैं हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम मूल सुधार करना चाहते हैं या भूल सुधार। तो बहुत अच्छी बात जो कि ये लगी कि नहीं, हम वस्तुतः जितने भी प्रयास हैं वो हमारे भूल सुधार है, जो हमने दोहन किया है उस दिशा में जा रहे हैं, परंतु मूलतः हमें अपनी संस्कृति की ओर जाना चाहिए। हम मूल सुधार करें, जो हमारी सनातनी परंपरा थी, जिसमें वृक्षों को हर एक त्योहार से, हर एक चीजों से जोड़ा गया था। आंवला नवमी है या बरगद पूजन है या किसी भी तरह से हम पंच परिक्रमा, ये सब चीजें जो हमारे प्रतिदिन की चीजें थी, ये मुख्य रूप से ये बताती हैं कि हमें इनसे कैसे जुड़ना है, ये सहजता से, बच्चों से, जिसको कहते हैं ना, हमारे बीज संस्कार बचपन से रोपे जाते थे, जो हमें कहीं से थोपे हुए नहीं लगते थे, और वो चीजें हम उससे एक साथ हो जाते हैं। और ये सबसे बढ़िया तरीका है बच्चों को और अपनी आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करने का। तो हम उपहास उड़ाते हैं, हम अपनी पुरानी बातों का, हम उनकी गूढ़ता समझें और उन्हें बताएं। यही सारा सार जो माननीय मंत्री जी के उद्बोधन का था। दूसरा जो हमारे मुख्य वक्ता मिस्टर केंद्र शुक्ला जी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से बताया कि हम ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें हर एक की अपनी भागीदारी है, अपनी भूमिका है। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें हो क्यों रही है, बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्बेंस जो हो रहा है, और उसके कारण जिसका एक बहुत बड़ा हमने स्वरूप देखा, कोरोना महामारी पैंडेमिक। ये तो सिर्फ एक पैंडेमिक है। अगर हमने ये जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, अगर इस परिवर्तन को हमने यही नहीं रोका, अगर इससे अभी हमने सीख नहीं ली, तो ये हमारे ऐसे कई पैथोजेंस के लिए फेवरेबल माहौल, एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, और ये एनवायरनमेंट जो है हमारे लिए कई ऐसी गंभीर डिजास्टर्स लेकर आएगा। ये एक छोटा सा वायरस जब इतना डिजास्टर मचा सकता है, तो आप कल्पना करिए अगर ऐसे कई हो गए तो हम कहाँ तक इनसे जूझेंगे। और ये सिर्फ एक चीज को नहीं नुकसान पहुंचाएंगे, ये हमारे हर एक पहलू से जुड़ते हैं, जो हमारे आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमने पिछले 2 महीनों में और लगभग 1.25 साल में महसूस कर लिया कि ये कितनी भीषण स्थिति तक जा सकता है। ये बात उन्होंने अपने उद्बोधन में कही। उन्होंने कहा कि हमें बहुत जरूरी है कि हमें कैसी हवा मिले, सुरक्षित हो, हम इस दिशा में सभी के लिए करें। हमें नदियों को सुरक्षित करना है। हम नदियों को माता जरूर मानते हैं, पर उनको हम पूजा जरूर करें। हम पूजा भले ना करें, पर उनके साथ उनका सुरक्षा जरूर करें। ये भाव हमारा होना चाहिए, और ये जनमानस तक हमें पहुंचाना है। ये बहुत बड़ा कठिन कार्य है कि अगर वो हो भी रहा है, तो जैसे इसको मैं अपना बात जोड़ना चाहती हूँ कि उज्जैन महाकुंभ में मैंने देखा था कि जब जो फ्लावर्स, फूल और जो सारी चीजें चढ़ावा कुंभ में नदियों में डाला जा रहा था, उसको तुरंत वही बात गवर्नमेंट की एफर्ट्स से और उनको तुरंत करके और आगे बढ़ने से रोका गया, और तुरंत रिसाइकिल करके मोमबत्ती, अगरबत्ती बनाने में उसको यूज किया गया। तो ये एक अच्छा तरीका है। ये एक छोटा सा प्रयास, उदाहरण मैंने दिया, ऐसी दिशा में हम भी प्रयास कर सकते हैं। ये इन्होंने जो कहा उसका निचोड़ ये भी समझ में आया। और उन्होंने ये भी कहा कि जहां पर भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो अभी भी था और एक न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी कि उन्होंने कहा कि गांव में जिंदगी ज्यादा स्वस्थ है, वहाँ स्वास्थ्य की रेशियो बहुत ज्यादा है, रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। इसके साथ में एग्जाम्पल में कोट करना चाहूंगी कि पेपर न्यूज थी कि एक ग्रामीण मजदूर जिसको इस समय पैंडेमिक में वो भटकता रहा, उसको हॉस्पिटल नहीं मिला। वो चूंकि लेबर कैटेगरी का था, उसके साथ सरपंच भी जुड़े हुए थे, परंतु अगर भी उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो इस महंगे हॉस्पिटल्स में या इस
उसमें उनको जगह दिला पाए। अंतोगत्वा हार कर उन्होंने अपने गांव से बाहर नीम के पेड़ के झुंड के नीचे उसको लिटा दिया। नतीजा ये हुआ कि ठीक है, जो दवाइयां हैं उसको खाओ, वो तरोताजा हवा उसने उस व्यक्ति को 2 दिन में ठीक कर दिया, जिसको वेंटिलेटर गवर्नमेंट कह रही थी, जो हॉस्पिटल्स कह रहे थे। तो कहने का तात्पर्य ये कि वास्तव में आज भी गांव में जिंदगी है, उनकी रिकवरी रेट ज्यादा है। ये क्यों? ये शोध का विषय हो सकता है और इस पर हमें वापस, तो ये बात इंगित करती है कि हमें पुनः उसी दिशा में जाना है। हमारे गांव जो है, हमारी नब्ज, रीढ़, सब कुछ वही है, हमें उसी दिशा में वापस जाना है। ये उनको इस बोधन से समझ में आया। इसके बाद डॉक्टर यतीश जैन ने कहा, बहुत सारे आंकड़े उन्होंने हमारे सम्मुख रखे कि अगर हमने 15% लैंड को भी अगर इसको नहीं किया, ओनली 15%, तो हम 60% स्पीसीज जो है हम उनको नष्ट कर देंगे। ऐसे ही उन्होंने कहा कि अगर हमने फॉरेस्ट नहीं बचाए तो हमारे ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि ये पूरी साइकिल है, ये जो हम देखते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल सिस्टम, ये हमारी फुल साइकिल एक से दूसरे तक में चलती है और हर एक भाग जो उससे जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि यद्यपि हम हर साल 10 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट जो है नष्ट कर रहे हैं, एक आंकड़ा जो बता रही हूँ कि हर साल लगभग 10 अरब पेड़ लगाए भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम वृक्षारोपण नहीं हो रहा है, परंतु पैरेलल हम 5 अरब पेड़ हर साल खत्म भी करते हैं। तो ये चीजें उतना हमारा जरूरतें बढ़ती चली जा रही है, हम उसको उतना उस लेवल तक जाकर रिस्टोर नहीं कर पा रहे। इसी तरह से हम 30% हमारे वाटर जो सोर्सेज है, ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज है, हम उनको खोते चले जा रहे हैं, जो ऑलरेडी बहुत कम है। हमारे अवेलेबिलिटी ऑफ जो टोटल हमारा इकोसिस्टम में वाटर उपलब्ध है, उसमें जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका रेशियो 3% है। और अगर उसमें भी अगर हम 30% हर साल खत्म कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो जैसे उन्होंने कहा था कि हम एक पेड़ लगाकर हम 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड बचा सकते हैं, उसको दोहन कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें। और मुख्यतः मूलतः फिर हम वापस उसी बात पे आते हैं कि हमें करना क्या होगा, हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। इसी चीज को लेकर हमारी जो अगली वक्ता थी माननीय तुलसी नंदा जी ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कोरिलेट किया स्वयं को और प्रकृति को। जैसे हम पंच तत्वों से बने, वही पंच तत्व हमारे प्रकृति से। हमारे शरीर में कोई रोग तब होता है जब कोई कमियां बेशी होती है। तो जब अगर अतिरिक्त का, जब इसी तरह से हम प्रकृति का अतिरिक्त दोहन करते हैं या कोई चीज मात्रा बढ़ जाती है तो प्रकृति प्रदूषित हो जाती है और पूरी बायोडायवर्सिटी, जिसको बायोडायवर्सिटी मींस पूरा हमारा सिस्टम जिसमें हमारे पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं, जुड़ते हैं, मिलते हैं, वो सब पूरे डिस्टर्ब होते हैं। और उनका सबसे बढ़िया तरीका है कि हम वही बच्चों को संस्कार दें। शुरुआत खुद से करें, छोटे छोटे। उन्होंने बहुत सारे प्रयास तरीके बताए कि बच्चों को हम शुरुआत कैसे जोड़ें, बच्चों को पौधे बनाना, वर्मी कंपोस्ट बनाना, कि अगर हम घर से करें। इसमें मैं एक और अपनी बात जोड़ना चाहती हूँ कि जो हमेशा मैं अपने बच्चों से कॉलेज में पढ़ाते समय कहती हूँ कि अगर हर घर, जबलपुर में हम हमेशा देखते हैं पानी बहुत लोअर लेवल में, लोअर एरिया में पानी हमेशा भर जाता है। कई सारी जगह ऐसी है जहाँ कमर तक पानी जाता है और ये बहुत 2 कारण मुझे हमेशा समझ में आते हैं कि उसका रीजन ये है कि तो पानी इतनी तेजी से जो आज में पड़ रही थी कि आजकल ये होने लगा है कि 3 दिन की बारिश 3 घंटे में हो जाती है। ये हमारे क्लाइमेटिकल चेंजेस जो हुआ है उससे हुआ। तो हम ऐसे कोई आपदा आए कि वो एक साथ जो आने वाला पानी है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। अगर हर व्यक्ति अपनी छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अगर अंडरग्राउंड करने लगे तो आपका 50% भी, अगर हम बोलते 20%, 30% भी पानी हमारे सड़कों पे आना कम होगा। निश्चित तौर पे इसमें बहुत अंतर आएगा। तो एक बहुत अच्छा सजेशन। और दूसरा, जो हम कचरे को कहीं पे भी डंप करते हैं और वो हमारे सीवर लाइन को डिकम्पोज करते हैं, तो अगर उसमें पॉल्यूशन बच्चों को जो इस प्रकार से कि हम जो प्रॉपर जो गार्बेज है उसको सही ढंग से सही जगह उसको हम उनको डस्टबिन में या सही जगह उनको संधारित करें या उनको रखें। ये छोटे छोटी सी बातें, छोटे छोटे से संस्कार बच्चों को दें तो हम उस तरह से एक बड़ी दिशा में बढ़ सकते हैं। नितिन शर्मा जी ने बहुत अच्छा, उन्होंने पूरी बात जो की वो उन्होंने अपनी क्रियात्मकता जो उन्होंने किया, ये उनकी अपनी लेखनी, उन्होंने अपने पूरे पिछले वर्ष के जो और उनकी थीम, उनकी संस्था का जो प्रयास थे, जो वास्तव में मुख होना चाहिए, बातें बड़ी बड़ी हों, प्रयास की बात उन्होंने की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि उन्होंने लगभग 1000 वृक्ष जो पिछले लॉकडाउन में लगाए और लगातार इस दिशा में लगातार बढ़ रहे हैं कि हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए। और उन्होंने ये भी बहुत अच्छी तरह से, जो बार बार कहा जा रहा है कि यूकेलिप्टस और ऐसे इस प्रकार की जो विदेशी विलायती पौधे हैं जो पानी का बहुत ज्यादा शोषण करते हैं, नतीजा ये होता है हमारे अंडर वाटर लेवल जो है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो नीचे जा रहा है। तो उस तरह से उस दिशा में हम कोशिश करें कि हमारे जो पेड़ थे, बरगद, पीपल, नीम, जो हमारे लोकल स्थानीय प्लांट, कदम, इस प्रकार के कई सारे प्लांट, वो हमारे बहुत अच्छे इसमें सहयोगी हो सकते हैं, उनको हम करें। माननीय संजय जी ने बताया, जो शुरुआत की उन्होंने की, बी हम्बल, बी ग्रेटफुल। हमें हमेशा सबकी चीजों के प्रति, कि जो चीज हमें मिली है हम उनके प्रति क्यों ना ऋणी, उनको उसके प्रति हमें अपने आप को ग्रेट एहसास होना चाहिए कि वो हमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वो चीजें मिली हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से 3 तरह की स्टोरियां बताई। पहली तो ग्लोबल स्टोरी जो हम सब जानते हैं, ओजोन लेयर का,
बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया कि आंकड़ों के माध्यम से कि प्रयास किया जाए तो सब संभव है। हम धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सही है, माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि हम नकारात्मकता को छोड़ें, पॉजिटिविटी की ओर, कि हम सकारात्मकता को पकड़े, भले ही वो सकारात्मक पहलू एक क्यों ना हो, पर वो एक दिशा में तो हम आगे बढ़े, एक कदम तो बढ़े। यही चीज उन्होंने ग्लोबल स्टोरी के माध्यम से बताया। लोकल स्टोरी उन्होंने बहुत अच्छा ब्लैक स्वान का जो स्टोरी उन्होंने शेयर की कि अगर हम ये इतने अवेयर हो जाएं, इतने सेंसिटिव हो जाएं, जिसकी आज वास्तव जरूरत है कि हमें ये चीजें कि एक अगर कोई हम कदम उठा रहे हैं तो उससे इतनी हमारे पूरे इकोसिस्टम, हमारे हैबिटेट को इतना नुकसान हो रहा है। अगर इस तरह से हम बारीकी से सोचें और उनके लिए हम अगर तुरंत बराबर से उनके लिए प्रबंध करें तो निश्चित तौर पे ये जिसको हम कहते हैं ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत सराहनीय प्रयास है जो उन्होंने हमसे ये स्टोरी शेयर की। और तीसरा जो पर्सनल कि हम केमिकल्स को कैसे कम कर सकते हैं, निश्चित रूप से ये एक बहुत सार्थक प्रयास है, क्योंकि एक छोटे छोटे प्रयास, छोटी छोटी बूंद, छोटे छोटे कदम जो है वो बड़ी दिशा की ओर हमें ले जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आपकी इन सारी बातों से हम बहुत आगे हमें आशाओं की किरण दिखती है जो हमें टाइगर प्रोजेक्ट और इन सब माध्यम से आपने बताया। निश्चित तौर पे हम अच्छी हरी भरी सृष्टि की उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी धरा जो है हरी भरी रहे और हम इस दिशा में आगे बढ़ सके, काम कर सके। और इसी बात को लेकर ही जो ये सारी जो हमारे प्रयास किए गए हैं इस दिशा में हुए गए हैं, इस दिवस को मनाने का औचित्य भी यही है और ये थीम जो ली गई है, जो एक डेकेड के लिए ली गई है, उसका उद्देश्य भी यही है कि हम अब बातें कम, काम ज्यादा करें। और ये अब करने का वक्त है, अन्यथा हम अपनी पीढ़ी को कुछ नहीं देकर जाएंगे। जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब हम जाएं तो हमारे मूल्यांकन में ये ना रहे कि हमने सिर्फ दोहन किया, बूटा, हम अपने बच्चों को कुछ देकर गए। धन और संपत्ति तो शायद वो उन्हें इस लायक बना दे कि वो खुद कमा लें, पर हम प्रकृति जिसने हमें दिया, हम बच्चों को कम से कम उतना तो दे जाएं। तो अंतोगत्वा कि इन सारी बातों के साथ आज हमने इस मूल बिंदु पर पहुंचे हैं कि अब हमें प्रयास करना है, छोटे छोटे बातों को, छोटी छोटी कदमों को उठाना है और शुरुआत घर से करनी है। बच्चों को संस्कारित करना है, उन्हें जोड़ना है और अपने मूल सिद्धांतों पर हमें फिर जाना है। इन्हीं के साथ मैं अपनी वारी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रोफेसर ज्योति जैन। आपने लगभग सारी चीजें कंप्लीट कर ली और लब्बा अब आज का यही है, ये धरा नहीं होगी तो सब धरा रह जाएगा। फिर भी मैं अपने मित्र सखा डॉक्टर प्रोफेसर रणधीर राठौर को बुलाना चाहूँगा कि 2 शब्द कहें, आज की मीटिंग को कंक्लूड करें। उसके बाद हम वोट ऑफ थैंक्स के लिए अपने जो मिस्टर संजीव शर्मा जी भोपाल से हैं उनको लेंगे, फिर हम लोग आपस में डिस्कशन करेंगे। हाँ डॉक्टर रणधीर। थैंक यू मथुरेश भाई। आपने भी जैसा कहा कि कंक्लूजन डॉक्टर ज्योति जैन मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स को ऑलरेडी उन्होंने इंक्लूड किया, बट आप सिंस यू इनवाइटेड मी तो फर्स्ट ऑफ ऑल बधाई आपको कि एज यूजुअल सबको एक मंच पर लाने के लिए और एक इतना अच्छा कार्यक्रम करने के लिए। इस कार्यक्रम की जो यूनिकनेस मुझे दिखी, वो यूनिकनेस ये थी कि आपने जितने भी स्पीकर्स का चयन किया है यहाँ पर, वो सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पर उन्होंने अपनी बातों को शेयर किया। भले आपसे स्टार्ट करूं तो मथुरेश जी ने भी, जैसा मुझे नहीं पता था कि आप यतीश भाई के साथ मिलकर भी आपने जबलपुर में इतना सारा काम किया हुआ है, फरीदाबाद में आप काम कर रहे हैं, इसकी झलक तो समय समय पर आपके मैसेजेस के माध्यम से दिख जाती थी, लेकिन और भी काम कर रखा है। तो आपने यतीश जी ऑलरेडी इस फील्ड में इतना काम कर रहे हैं और माननीय प्रहलाद सर जब आए, उन्होंने प्रकृति का अध्ययन अपने नर्मदा यात्रा के दरमियान मुझे लगता है बहुत क्लोजली उन्होंने ऑब्जर्व किया था एक एक चीजों को और उन्होंने शेयर किया। संजय सर यहाँ पर प्रेजेंट है, संजय सर ने भी सारी प्रैक्टिकल चीजें कि क्या किस तरह से रिस्टोरेशन हो सकता है, प्रैक्टिकली क्या हो सकता है, वो फैक्चुअल स्थिति, जो प्रैक्टिकल स्थिति आपने शेयर की। हेमदत्त शुक्ला साहब ने भी जितनी चीजें बताई अपने प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर बताई। मैडम तुलसी जुड़ी हुई थी, उनका भी जो कहना था किस तरह से संस्कार आप बच्चों में दे सकते हैं। तो मुझे लगा कि जितनी भी चीजें कही गई वो बहुत, जितने भी प्रैक्टिशनर्स थे उन प्रैक्टिशनर्स ने इन चीजों को कही। और लास्ट में जो प्रहलाद सर ने कहा वो मुझे सबसे सही लगा कि हम सभी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अगले साल जब मिले तो अपने अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ मिले कि हम लोगों ने इस फील्ड में क्या किया है। तो जो कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ इनएक्टिव लोग हैं हमारे जैसे, तो हो सकता है स्कोर कार्ड पर कुछ दर्शाने के लिए हम भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे, हम भी कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू रणधीर भाई, बहुत अच्छा लगा। मथुरेश, हाँ हो रहा, 1 मिनट,
मैं क्षमा चाहूंगा, मैं अभी समय लूंगा, सबका कोई जाएगा नहीं, जितने लोग यहाँ पर हैं ये सब एक दूसरे से बात करने के लिए ही उपस्थित हैं। अभी संजीव शर्मा जी हैं, संजीव शर्मा शायद नहीं है, मैं रजनी अगर उनको भी 2 मिनट मौका देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, है शायद अभी अपने साथ। हाँ रजनीश सर है, रजनीश जौली सर, हाँ मैं दूंगा मौका देने के लिए ही तो प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसमें मौका मांगने की क्या बात है। हाँ भाई, जो तुम्हारा क्या बोल रहे? अच्छा क्या बोल रहे? ठीक है कि जो इसका टॉपिक रहते हैं आज जैसे पर्यावरण ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन है, हम सब की ऑक्सीजन तो ये तो सही बोल रहे हो। इसने हमारे डिग्री को देश से विदेश में पहुंचा दिया। थैंक यू। हो रहा जस्ट अ मिनट, मुझे लगा तो लगा ही ऑक्सीजन। संजय सर 90 डिग्री। मैं अब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए वोट ऑफ थैंक्स के लिए, जैसे संजीव शर्मा निर्धारित थे, वो ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क, ऑफिशियल वर्क, इसको डिनाई नहीं कर पाए, अचानक जाना पड़ा। संजीव शर्मा जैसे आप सभी जानते हैं वो भोपाल में आकाशवाणी में है, जितने मध्य प्रदेश की जो भी न्यूज है या नेशनल न्यूज बहुत सारी जो हम सुनते हैं उन्हीं की टेबल से निकलती है। तो आज अभी नहीं है, लेकिन मैं उनकी जगह हमारे मित्र डॉक्टर धनंजय द्विवेदी हैदराबाद डॉक्टर रेड्डी लैब माइलान में है, ही इज इन माइलान, तो उनको बुलाना चाहूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए। तो डॉक्टर धनंजय प्लीज कम एंड टेक योर माइक। डॉक्टर धनंजय या हेलो, yes, okay, now you are audible. राइट, सो मैं बोल रहा था कि बहुत अच्छा ही ऑर्गेनाइज्ड रहा है प्रोग्राम, एंड सभी जनों को और बहुत विद्वान वक्ताओं को सुनने को मिला। हम वोट ऑफ थैंक्स करना चाहिए आदरणीय मंत्री जी का, और हमारे अग्रज जो थे, हम उनको देखा करते थे जब वो कॉलेज लेवल में थे, और आज उस पोजीशन पे पहुंच गए जो उन्होंने इतनी मेहनत की। और अभी भी यदि देखा जाए तो ऐसे साधारण से दिखते हैं जो कि इतने बड़ी पोजीशन पहुंचने के बाद भी तो इतना टाइम लगाया निकाला। आज उन्होंने 2-2.5 घंटे हमारे साथ रहे, तो धन्यवाद फॉर दैट। ही हैज टेकन आउट टाइम एंड ही वाज वेरी हैप्पी टू लिसन ईच एंड एवरीवन, and in between he was giving his remark also, and he has cleared the doubts, he has cleared what are the government level is doing. So then thank you for Sanjay, because he is sitting on the Australia, and he has given very practical knowledge. Thank you for the Yatish, and thank you for the investor and all participants, because all are busy and they have taken out time and they are still interacting with us. Thank you for Jyoti, thank you for Madam from Hyderabad. He has given very wonderful things that what we have to do. Start from our own, start from our kids. So all the thought process, and thank you for all the participants for coming out and interacting. And it was very interactive and very interested subject. And it was not much more what things are happening. It is much more what the people are doing by their own self and how we have to take it from our own way. So धन्यवाद सभी को. Thank you very much for giving the chance. Mathuresh for speaking, because generally मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ, and पहले तो जो शुरू में हुआ था उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेशन किए थे, but sometime कहीं कॉल रहता है, sometime 8 बजे के बाद भी 9 बजे भी No issue, Dhananjay. Thank you for your nice presentation. So thank you very much. And now I would like to request our lovable senior Rajnish Jolly sir, please say something, or you can also give vote of thanks to everyone, because you are also the initiator of such kind of meeting. Only because of your backup, I am able to do this. तो रजनीश सर अनम्यूट करें और अपने सुवचनों से हम सबको कृतार्थ करें। वाह 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 भाई, ये तुम्हारी तो बहुत अच्छी हो गई मधुरेश। सबसे पहले तो भाई मधुरेश, मैंने कहा मधुरेश तो मार्गदर्शन आप ही का है। अरे नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं, मधुरेश खुद में सक्षम है और बहुत बढ़िया आयोजन। बस ऐसे ही लगे रहो, हम लोग का सहयोग, आशीर्वाद, समर्थन, सुझाव, शिकायतें
बहुत जरूरी है सर शिकायतें। सर सब कुछ सर से हो गया। या बस धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर नाइस वर्ड। एंड मैं देख पा रहा हूँ सर हमारे साथ हमारे सीनियर मोस्ट इस समय आनंद सर हैं थाने से। तो सर प्लीज से समथिंग अबाउट टुडे प्रोग्राम, हाउ डू यू फील? आप तो हमारे मतलब हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं, आप जैसे लोगों की वजह से ये प्रोग्राम इतना अच्छा हो पा रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। हम हर सैटरडे और फ्राइडे मिलते हैं। तो सर प्लीज, फिर उसके बाद हम मतलूब को लेंगे। मतलूब हमारा पड़ोसी है ही गाजियाबाद में दिल्ली एनसीआर में, है ना? तो आनंद सर प्लीज से समथिंग। आवाज नहीं आ रही सर, म्यूट करें अपने, अनम्यूट करें सर। हाँ जी। धन्यवाद मथुरेश। और मेरे सारे अभी मोस्टली तो यहाँ सारे जूनियर्स ही हैं जी। तो मुझे ये लग रहा है कि जो प्रहलाद भाई ने जो बोला अभी इस बात को कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, और मेरी इस स्टेज पर आकर तो मैं महसूस करता हूँ कि मैं वैल्यू एडिशन क्या कर पाता हूँ। आजकल डिफरेंट वेज में जो आदमी को मोटिवेशनल जो बातें होती है कि वैल्यू एडिशन, क्रिटिसिज्म तो बहुत से होते हैं, वैल्यू एडिशन बहुत बड़ी जरूरी चीज है आज के समय में, हम लोग कर पाए। और आप लोगों के साथ में जुड़ने का मैं भी ये चाहता हूँ कि पीछे बढ़ के जो बात है वही कि हम अपना एक वैल्यू एडिशन कर सकें। वृक्षारोपण के लिए हम लोग गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। यहाँ हम सब, मैं उसका यहाँ वन ऑफ द ट्रस्टी मेंबर हूँ। हम लोगों ने गवर्नमेंट से 15 एकड़ जमीन ले रखी है और उसमें हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं और उसका मेंटेनेंस भी कर रहे हैं। वैसे ये सब चीजें जो बताई गई हैं बहुत अच्छी है और मुझे आप लोगों के साथ में जुड़ के बहुत अच्छा लगता है। प्लीज कैरी ऑन, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। आई एम ऑलवेज विद यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर नाइस वर्ड। एंड नाउ इट्स टाइम टू मतलूब अली।